आई विल नॉट रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन। अगर आप नहीं हैं कंफर्टेबल कैमरा ऑन करने में तो आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। माइक किसका खुला हुआ है? बंद कर लो भाई। माइक बंद रखेंगे और कैमरा ऑन रखेंगे, बस ये छोटी सी बात समझ जाओ। हेलो सर। यस सर। सर मैं अभी हॉस्पिटल से वापस जा रहा हूँ घर, तो कैमरा ऑन करना थोड़ा सा वो रहेगा। जाके कर लो सर। नहीं, पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, और बताइए। थैंक यू। ट्रैवल कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू होगा तो मुझे पता चल जाएगा ना, वीडियो रुकेगी आपकी। नेटवर्क इशू होगा तो मुझे पता चल जाएगा। अभी ऑन रखिए, सभी के सभी ऑन रखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं बाकी लोग जो नहीं करना चाहते हैं। ऐसी कोई ज़बरदस्ती की बंदिशें नहीं हैं। और सीधे बैठ जाइए, जो लेट के देख रहे हैं बैठ जाओ, क्लास की तरह बैठ जाओ तो बेहतर रहेगा। देखो कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, सभी के लिए बेहतर रहेंगी वो चीज़ें। पहली बात, मुझे बस एक ही चीज़ से परेशानी है, बाकी आप कुछ भी करो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों से कभी भी। बस मुझे एक ही चीज़ से परेशानी रहेगी, डिसिप्लिन में रहो। अगर डिसिप्लिन तोड़ोगे, रूल्स को तोड़ोगे, तो मुझे उससे परेशानी है। बाकी मुझे किसी चीज़ से परेशानी नहीं। आप ग्रुप में खूब बातें करो, खूब जैसी मर्जी वैसी बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप दो एक दूसरे को गाली दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा, जो करना है वो करो मेरी तरफ से, बट डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है? वो बात अलग है कि गाली देना या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी डिसिप्लिन के खिलाफ माना जाएगा। ठीक है? कुछ रूल्स हैं कि मुझे फर्जी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, फेक बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अकाउंट नेम सही होना चाहिए, जब क्लास में ज्वाइन कर रहे हो तब भी और ग्रुप में है तब भी आपका जो है अकाउंट नेम सही होना चाहिए। क्लास में आओगे, कैमरा ऑन करोगे, सीधे बैठोगे जैसे क्लास में बैठते हैं। ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज का फायदा उठाओ, कोई लेट के देख रहा है, कोई बैठ के देख रहा है, कुछ करो। कैमरा ऑन करके सीधे बैठो जैसे क्लास में बैठा जाता है। जब तक बोलने को ना कहा जाए तब तक माइक बंद रखेंगे। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं और माइक बंद है, हाँ, तो आप मीट में एक रेज योर हैंड का ऑप्शन आता है, आप उसे करिएगा, मैं आपसे बोलूंगा कि माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप। ठीक है? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बस ये मान लीजिएगा, बाकी हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस ये छोटी सी दो तीन बातें ये मान लो। बाकी इतना वादा हम करते हैं कि जितनी मेहनत हम आपके साथ करेंगे उतनी तो आप खुद के साथ भी नहीं करोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप खुद के साथ भी उतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी हम आपके साथ करेंगे। और आपके तो करियर की बात है, हमारे नहीं। ठीक है? मेरा बोलना या मेरी बातें कुछ लोगों को रूड लग सकती हैं, तो आप लोगों को जिसको मेरी बातें रूड लगे, अब लगती रहे, क्या कर सकते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है, तो थोड़ा सा देख लो। ठीक है? मैं पूरी कोशिश में करूंगा कि प्यार से चलेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, आप सभी ने अपना फिजिकल मेडिकल अच्छे से क्लियर कर लिया। रिटर्न निकले तो बहुत दिन हो गए, तो अब तो उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन बनती नहीं है, लेकिन फिजिकल मेडिकल तो इस बार रिटर्न से भी टफ रहा, तो उस सब की मुबारकबाद आप सभी को। आप सभी अब अंतिम पड़ाव पे हैं अपनी
सपनों के सितारे लेने में केवल एक इंटरव्यू बचा हुआ है। कहने को इंटरव्यू बचा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे मार्क्स बचे हुए हैं। अभी 150 मार्क्स का खेल बाकी है, और ये मार्क्स लेने बहुत मुश्किल होते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल यही मार्क्स लेने होते हैं। आप पेपर 1 में, पेपर 2 में मार्क्स ले सकते हैं, इंटरव्यू में मार्क्स लेने मुश्किल होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे आपको चीजें प्रेजेंट करनी होती हैं, सामने प्रेजेंट रह करके। अब लिखना, बोलना, ये एक इस तरीके का सिंड्रोम है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट में बहुत सारी बातें किसी से कर लेते हैं, पर जैसे किसी के सामने बैठते हैं तो बोलते बंद हो जाती है ना। उसी इंसान से जिससे आप टेक्स्ट में दिन रात बातें कर रहे थे, अगर उसके सामने जाके बैठ जाओ तो उससे बातें नहीं हो पाती। होता है ऐसा। इवन कॉल पे भी नहीं कर पाते कुछ लोग, तो कॉल पे भी बस हाँ, यही होता है। लेकिन टेक्स्ट में उनसे चाहे विश्व युद्ध करा लो, वर्ल्ड वॉर कर लेंगे वो टेक्स्ट में, कीबोर्ड वॉरियर्स। तो ये जो समस्या है, ये समस्या इंटरव्यू में सामने निखर के आ जाती है कि आप लोगों में किसी के सामने बैठ करके बोलने की क्षमता नहीं है। और इंटरव्यू में केवल यही चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। इंटरव्यू में ज्ञान उतना मायने नहीं रखता। केवल जितना ज्ञान आपके पास है उसे आप बताते कैसे हैं, उसे आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो मायने रखता है। तो लड़ाई यहां से आगे पढ़ने की नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आप लोगों की जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसे वो नाप चुके हैं। आपसे 2 पेपर उन्होंने करा लिए, आपका ज्ञान वो नाप चुके हैं। ठीक है। उसके बाद वो फिजिकल मेडिकल आपका कर चुके हैं कि आप फिजिकली भी फिट हो, मेडिकली भी फिट हो, सब कुछ फिट है। कि पेपर तो रट के भी निकाला जा सकता है ना। ज्ञान तो आप लोगों ने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरा साल ऐसे दिखते हैं कि हाँ इसका होगा, और वो पेपर तो वो भी अच्छे मार्क्स से कर लेता है। तो तेज दिमाग होना अलग चीज है, लेकिन एक पर्सनैलिटी होना वो अलग चीज है। तो आप लोगों की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप चीजों को प्रेजेंट कर सकें। जो ज्ञान आपके पास है वो सच में होना चाहिए। सच में होने का तभी पता चलता है जब हम आपसे आमने सामने बैठकर क्वेश्चंस करें। असल में टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, पीटी। आप लोगों का जो समन भी आएगा वो पीटी के नाम से ही आएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू तो वो नोटिफिकेशन में लिख दिया उन्होंने, मिनिस्ट्री वालों ने, उन्होंने लिख दिया। बट यूपीएससी उसे हमेशा पीटी के नाम से ही कंडक्ट कराएगी, इंटरव्यू के नाम से कंडक्ट नहीं कराएगी। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका। आपके पर्सनैलिटी मतलब होता है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी को बिहेवियर से कंपेयर मत करना, बिहेवियर अलग चीज होती है, व्यक्तित्व अलग चीज होता है। तो आपकी कुछ ऐसी आदतें जो आपने बनाई हैं, क्या वो उन आदतों से मैच करती हैं जो एक अधिकारी में होनी चाहिए? बस इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप रोजमर्रा में जो जीवन जीते हैं, आपने अपने शरीर की, अपने दिमाग की जो ट्रेनिंग कर रखी है, क्या वो उस काबिल है जो एक अधिकारी में होनी चाहिए? हम इस चीज का टेस्ट करेंगे, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे। कैसे करेंगे? तो करने के लिए हमारे पास में एक रास्ता बचता है जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चनियर, यानी प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। अब प्रश्नोत्तर जब हम आपसे करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर देंगे, तो या तो उत्तर में ज्ञान हो सकता है, या फिर उत्तर में उत्तर देने का तरीका, ये दो ही चीजें हो सकती हैं बस। इन दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन आप लेके चलो और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, काफी अच्छे मार्क्स से। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, या इंटरव्यू का कोई इतना बड़ा हवा नहीं है जितना बड़ा आप लोगों के बीच में बना के इसे रख दिया गया है। इंटरव्यू यानी कि इंटर और व्यू,
इंटर माने अंदर, व्यू माने झांकना या देखना, आपके अंदर झांक करके देखना। क्या देखेंगे झांक करके? आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, इसे कहते हैं इंटरव्यू। कि आपके अंदर झांक करके देखा जाएगा कि जो आप दिखाते हो क्या आप वही हो, क्या आप उस काबिल हो कि हम आपको वो जिम्मेदारी दे दें। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई शॉप होगी, कोई बिजनेस होगा या कोई बड़ा घर होगा जिसमें कभी उन्होंने कभी किसी को हायर किया हो किसी भी काम के लिए, चाहे वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, काम करने के लिए, ड्राइवर के लिए, दुकान में काम करने के लिए हायर किया होगा कभी किसी को। ठीक है, नहीं किया होगा तो एटलीस्ट वाइवा तो लिया है दोस्तों का कॉलेज वगैरह में। जब हम किसी को काम करने के लिए कोई हायर करते हैं तो हम उनसे बातचीत करते हैं, है ना। बातचीत में क्या देखते हैं हम कि ये हमारे काम के काबिल है या नहीं, यही तो देखते हैं बस। तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे काम के काबिल है या नहीं, सिर्फ उससे कुछ बातें कर करके। सेम प्रोसेस यूपीएससी आपके साथ में करने वाली है कि वो आपसे बात करके, सर आई एम विजिबल बिकॉज वॉइस लैग हो रही है, यस सर यू आर विजिबल। तो आपसे कुछ बातें करके ये देखा जाएगा कि आप उस काम के काबिल हैं, आप उस जिम्मेदारी के काबिल हैं जो आपको दी जानी चाहिए। इस छोटी सी बातचीत के प्रोसेस को पूरे को इंटरव्यू कहते हैं, और यही ही इसका हवा बना के आपके सामने रखा जाता है कि ये देखेंगे, वो देखेंगे, ऐसे देखेंगे, वैसे देखेंगे। आपको डराया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको डराने से आपकी जेब से पैसे निकलेंगे। अगर मैं आप लोगों के तकरीबन 10 या 12 हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 2-2 घंटे के सेशंस लूंगा जिसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा और वो कैसे देखा जाएगा। ठीक है, जब आपको ये पता होगा क्या देखा जा रहा है और कैसे देखा जा रहा है, जब आपको ये पता होगा कि कोई क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर उस अकॉर्डिंगली कर पाओगे कि आप उसकी डिमांड पूरी कर सको, है ना। बस यही खेल है, आपने उनकी डिमांड पूरी कर दी, आपको अच्छे नंबर मिल गए। देखो मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि रूल्स ना मानो। अभी भी बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है, ऐसा मत करो। मैं हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा। और इस चीज में ना मेरा फायदा ना मेरा नुकसान। ऐसा मूड खराब करने वाली बात ना करो, सब अच्छा रहेगा। तो सर मैंने तो पहले से टाइम दिया हुआ था ना, आप टाइम के हिसाब से क्यों नहीं आते हो आप लोग? जब मैंने कहा था 9 बजे मैं सेशन लूंगा आज का, ये मैं तो सेशन अभी मुझे लेना भी नहीं था, ये तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स में, मेरे डीएम में, मेरे बोट पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं अभी ये सेशन नहीं लेता तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहीं फालतू में एडमिशन ले लेते, क्योंकि डर तो आपके अंदर बहुत पनप रहा है इस समय। और डर लगना सही भी है, क्योंकि आप लोग अब इस टाइम करियर के ऐसे दोराहे पे खड़े हो कि एक कदम उधर तो आप इस देश में भर्ती होने वाले सबसे बड़े अधिकारी के पद में से एक पद पर चले जाओगे, और एक कदम दूसरी तरफ तो आप वापस से बेरोजगार रह जाओगे। तो डर लगना स्वाभाविक है, डर तो लगेगा। लेकिन इस डर का फायदा कुछ लोग उठाएंगे, आप लोगों से आपका रिजल्ट, आपके पैसे, आपका टाइम, बहुत कुछ लेंगे। इन सब चीजों से परेशानी भी नहीं है। टाइम चला जाए जाए, पैसे चले जाएं जाएं, रिजल्ट चला जाए जाए, बट अगर वो टाइम गलत चला गया, प्रिपरेशन नहीं हुई, तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम जहां भी देना, मेरे पास भी दे रहे हो, किसी के पास भी दे रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरे पास भी दे रहे हो तो पूरी जांच पड़ताल करो जितनी कर सकते हो। जिसके पास दे रहे हो पूरी जांच पड़ताल करो कि किसी को टाइम दिया जा रहा है तो वो टाइम यूजफुल होना चाहिए। क्योंकि ये टाइम अगर आपने बर्बाद कर दिया तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और इस टाइम को दोबारा लाने में आपको तकरीबन 1.5 साल लगेगा।
क्योंकि फिर 2024 का पेपर निकालोगे, फिर फिजिकल मेडिकल करोगे, फिर इंटरव्यू, और कुछ लोगों का हो सकता है कि लास्ट अटेम्प्ट हो। तो सारी बात को समझो, अपना समय बहुत ही नाप तोल करके दो जिसे भी दे रहे हो। मैं कोई मना नहीं कर रहा कि आप कहीं पे एडमिशन मत लो, बिल्कुल लो, लेकिन जांच पड़ताल करके लो कि आपके लिए सही है। जो कोई गाइडेंस दे रहा है उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, गाइडेंस देने के लिए क्वालिफाइड है नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, लेके तो सारे आएंगे इंटरव्यू गाइडेंस बैच, सब लेके आएंगे। चाहे उस इंसान ने कभी खुद इंटरव्यू ना दिया हो, लेकिन गाइडेंस बैच लेके आएगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे उसे बिना मेहनत किए रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम रिटर्न का बैच निकालते हैं, मैं भी निकालता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन ही है हम भी, हम कोई रिटर्न का बैच निकालते हैं या टेस्ट सीरीज निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, तो हमें उस चीज का रिजल्ट पाने में साल 1.5 साल लगेगा, है ना? कि भाई अब मैं 2024 के लिए निकाल रहा हूँ, फिर पेपर होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। उस बीच में बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही आउट हो जाएंगे, कोई रिटर्न में रह जाएगा, कोई फिजिकल में, कोई मेडिकल में। लास्ट तक रिजल्ट आने का रेशियो मुश्किल से 1% भी नहीं रहेगा। अगर मैं 1,000 एडमिशन लेता हूं, तो हो सकता है कि रिजल्ट आते आते मेरे बच्चे 8 या 10 ही पास हों, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस हैं, कोई कहीं भी रह सकता है। बट अगर मैं 1,000 इंटरव्यू के बच्चे ले लेता हूं, तो हो सकता है कि मेरा रिजल्ट 200, 250, 300 तक भी चला जाए। ऐसा आप कुछ इंस्टीट्यूशंस में देख भी रहे हो कि वो डायरेक्टली डाल देते हैं कि 300 सिलेक्शन हो गए, 400 सिलेक्शन हो गए, उतनी पोस्ट भी नहीं जितने उनके सिलेक्शन हो गए। तो ये लास्ट स्टेज पे रिजल्ट अक्वायर करने की टेक्निक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कहीं से रिजल्ट एक्वायर करने के लिए आपका टाइम ना चला जाए। रिजल्ट तो जाए, रिजल्ट जाना तो एक तरीके से अच्छा भी होता है। अगर आपका कोई रिजल्ट क्लेम करेगा तो उससे आपको फेम मिलेगा, अच्छी चीज है। अरे आपने इतनी मेहनत की है, किस लिए की है? इसीलिए तो की है कि आपको वो इज्जत मिले। देखो, आधे से ज्यादा मैं आप लोगों से साफ कह रहा हूँ, आप लोगों में से आधे से ज्यादा इस नौकरी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको वो इज्जत चाहिए जो उस वर्दी के साथ में आएगी, है ना? नौकरी तो बहुत है करने के लिए, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए जो उसके साथ मिलती है, वो फेम चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको दुनिया एक्नॉलेज करे। अरे इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपको दुनिया एक्नॉलेज करे, रिकॉग्निशन मिले। तो वो आपको उधर से मिलेगा, जब आपका रिजल्ट क्लेम होगा वो आपको उधर से मिलेगा। बट रिजल्ट क्लेम होगा तो तब जब पास हो जाओगे। अगर टाइम बर्बाद करके पास ही ना हुए फिर। तो इस सारी प्रोसेस को समझो कि कहां पे टाइम दे रहे हो, मेरे यहां दे रहे हो, किसी के यहां भी दे रहे हो, पूरे तरीके से जांच पड़ताल करो, देखो क्या सही है क्या नहीं है। अगर कहीं भी सही नहीं लगता, अपने आप अकेले कमरे में बैठ के तैयारी करो, लेकिन तैयारी करो ऐसी जगह जहां पे भरोसा हो। रॉकेट साइंस नहीं है इंटरव्यू, इसलिए कोई भी करा लेता है। जिसको इसके एक्सपेक्ट ही नहीं पता है, उसके लिए कराना उतना ही आसान हो जाता है। अभी आप जब आप लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल आ जाएगा, या कुछ बहुत ज्यादा एडवांस बच्चे होंगे, वो तो शुरू भी हो गए होंगे फ्रेंड सर्कल बना के, 5 5 6 6 लोगों का ग्रुप बना के चलो मौक लेते हैं एक दूसरे का, हो गए होंगे शुरू कुछ लोग। नहीं होंगे तो अभी शेड्यूल आता ही हो जाएंगे शुरू। होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, मैं एक पर्सनल ग्रुप बना रहा हूँ 5 लोगों का, आ जाओ 4 लोगों का, रोज मौक लिया करेंगे, ये सब शुरू हो जाएगा अभी। कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा। तो क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई भी पूछ सकता है। अरे क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात है? कोई भी पूछ सकता है, आप भी तो पूछते हो एक दूसरे से। आप अपने फ्रेंड का मौक लोगे तो क्वेश्चन ही तो पूछोगे उससे। तो सवाल पूछना कोई बड़ी बात है? सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए कोई भी करा लेता है। बड़ी बात है उस सवाल के आए हुए जवाब को देखना कि किस तरीके से दिया गया, क्या जवाब दिया गया, क्या डिमांड पूरी हुई, क्या सवाल सही था, और उस जवाब से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को जज करना। सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप लोगों से पूछ लेगा, आप लोग एक दूसरे से पूछ लोगे, लेकिन जवाब को इस तरीके से
एनालाइज करना कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी जज की जा सके, तो आपको सवाल पूछने से ज्यादा जज होने पे ध्यान देना है कि जो आपको जज कर रहा है क्या वो क्वालिफाइड है आपको जज करने के लिए। आजकल इंटरव्यू का एक बेसिक क्राइटेरिया है इंटरव्यू गाइडेंस का कि यूपीएससी के बाहर जाओ, फोटो खिंचाओ और आप फिर यूपी इंटरव्यू लेने के लिए क्वालिफाइड हो, या पिछले एग्जाम में कोई रैंक आ गई तो आप क्वालिफाइड हो कि अब मैं इंटरव्यू लूंगा, पैनल्स में जाके बैठ जाओगे, इधर उधर से इंटरव्यू लोगे। रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले वो इंसान खुद टेंशन में था कि मेरे 10 में आ जाए, लेकिन रिजल्ट आते ही 10 मिनट बाद ही भाई साहब के नाम में सर लग गया। रिजल्ट आने के 10 मिनट बाद, 10 मिनट पहले उसे ये टेंशन हो रही थी कि भले ही लास्ट नाम आ जाए लिस्ट में, मैं नहीं कह रहा कि मेरी कोई रैंक आए, लास्ट आ जाए, सबसे लास्ट में नाम मेरा ही हो, बस आ जाए। अभी आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि यार सीएसएफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा या रिजल्ट आने की खबर भी उड़ने लगेगी ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के यही कहोगे भले ही लास्ट नाम मेरा हो, बस हो। और एक टर्म से अभी आप लोगों को मैं अवगत कराता हूं, पोस्ट इंटरव्यू ट्रॉमा। जिसका इंटरव्यू हो जाएगा और बाकी लोगों के चल रहे होंगे, इंटरव्यू होके वहां से फिनिश हो जाता है, जैसे ही आप रूम पे खड़े होते हो, अपने चेयर पे खड़े होते हो, तो आपको एक बहुत बेहतरीन फीलिंग आती है कि खत्म हो गया, फटाफट चलो, खत्म हो गया, फटाफट चलो, गेट से निकल के फटाफट बाहर आ जाते हो, बहुत तेज तेज चल के आप यूपीएससी के गेट से बाहर आ जाते हो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। शाम तक कोई दिक्कत नहीं होती, उस रात कोई दिक्कत नहीं होती, अगले दिन वो क्वेश्चंस याद आने शुरू होते हैं, ये पूछा था, वो पूछा था, यार इसका जवाब मैंने क्या दिया था। और फिर जो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है टिल रिजल्ट, उस दौरान वो समय आपका पूरे तरीके से बर्बाद है। उस समय ना आप पढ़ पाओगे, घूम पाओगे, जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं मन नहीं लगेगा। सबसे बुरी बात होती है कि उस समय पढ़ा नहीं जाता, बाकी एग्जाम आ रहे होते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस प्रोसेस में फंसना, जिस प्रोसेस में आप अभी हो, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि फाइनल मेरिट आउट होना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके एक नहीं 3 साल बर्बाद करता है। आपने 2023 का एग्जाम निकाला, 2024 चल रहा है, अभी आप लोगों के इंटरव्यू की कोई खबर नहीं है कब होगा। जब आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, अभी तो आप ये टेंशन में हो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा, इससे पहले फिजिकल, फिजिकल मेडिकल, यार वहां पे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट कर रहे हैं, आइज मेरी मेडिकल दे दिया, इस मेरी मेडिकल दे दिया, उसमें दे दिया। ओवर थिंकिंग में ही चल रहे हैं आप लोगों के पिछले 4 महीने, सोच करके देखो, बस डर में चल रहे हैं। पिछले 4 महीने से लगातार डरे हुए हो आप लोग, यार मेरी लॉन्ग जंप ना रह जाए, मेरा मेडिकल में दिक्कत ना आ जाए। अब इंटरव्यू की टेंशन हो जाएगी, फिर इंटरव्यू देते ही इंटरव्यू के रिजल्ट की टेंशन हो जाएगी। इस तरीके से डरे हुए रहोगे कि 2024 का अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा। चाहे आप पास हो चाहे आप फेल हो, 2024 का अटेम्प्ट लगभग वेस्ट होना तय हो जाता है। कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो उस चीज को कामयाब कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल मेरिट आउट होना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी जिंदगी के 3 साल खराब करता है। उस दौरान आप कोई पेपर नहीं दे पाओगे। खुद से पूछ लो ये बात कि आप लोग पीएचडी एमएसटी के चक्कर में आप लोगों का आईबी का एग्जाम खराब हो गया ना। अगर आप 2023 का फिजिकल मेडिकल दे रहे हो, तो मैं ये मानता हूं कि आप अंडर 25 हो, अंडर 25 हो, और आईबी एसीआईओ की जो एज लिमिट थी वो 27 थी, यानी कि आप में से 90% ने वो एग्जाम दिया ही दिया होगा। वेस्ट हो गया फिजिकल मेडिकल इन सब के चक्कर में। अभी आप लोगों ने सीएसआईआर भर रखा होगा, एएसओ एसओ, लगभग वेस्ट जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसे ही जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई भी एग्जाम आएगा वो आपको वेस्ट ही करके चला जाएगा।
आप चाहोगे, बैठोगे पढ़ने के लिए, डेली बैठोगे कि किताब लेके बैठ जाता हूं, लेकिन दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या कर रहे हैं। तो ये आपका समय खराब करेगा, इसीलिए पूरी कोशिश करो कि ये जो समय खराब हो रहा है ये आपको रिजल्ट देके जाए और अगले साल आपको पढ़ना ही ना पड़े। किसी भी तरह कैसे भी करो, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ और ये इस प्रोसेस को यहीं पे खत्म कर दो। नहीं तो 2024 का अटेम्प्ट भी निकल जाएगा, दूसरे साल इलेक्शन ईयर भी चला जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वैकेंसियां नहीं कम हो जाएंगी, बहुत सारा प्रेशर माइंड पे पड़ने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। अब मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयार करना नहीं है, मेरा काम आप लोगों को इस प्रोसेस में डिप्रेशन से बचाए रखना भी है, कि लगातार मैं उस स्टेज में आप लोगों को ना जाने दूं कि आप परेशान हो जाओ। आप लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए हो, शायद किसी सीनियर ने भेजा होगा, फीडबैक लेके आए होगे, ब्ला ब्ला, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो मेरा कहीं होता नहीं है, मैं करता नहीं हूं, तो आप लोगों को किसी ना किसी ने भेजा ही होगा फॉर श्योर। तो इतना मैं आप लोगों को कहता हूं कि भरोसा रखो, जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज्यादा आपके साथ हम करेंगे। इंटरव्यू में लंबा समय रहेगा तो मैं आप लोगों के मॉक्स भी आराम से कंडक्ट करा दूंगा, और इंटरव्यू में कम समय रहेगा तो फिर उसी हिसाब से चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन अभी तो लंबा समय है। मैं कोशिश करूंगा, अभी पेपर 2 की वर्कशॉप करा रहा हूँ, उसे खत्म कराने के बाद आप लोगों के सेशन शुरू करा दूंगा। ठीक है, कि जो मुझे 10-12 सेशन लेने हैं, कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, कैसे देखा जाता है, पैनल में कौन कौन होता है, किस आदमी को, किस पैनल मेंबर को किस तरीके से आप लोगों को टैकल करना है, वो सब आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज जो आज बता के जा रहा हूं, अभी मैंने अभी बताई भी थी, फिर से बता के जा रहा हूं, आप लोग मॉक्स दोगे, देने भी चाहिए, हर जगह दोगे, मॉक्स दो, गाइडेंस लो, कुछ भी करो, मुझे उस चीज से कोई इशू नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिस इंसान के पास खुद की पर्सनैलिटी को जज कराने के लिए लेके जा रहे हो, क्या वो जज करने के लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि अगर गलत फीडबैक उन्होंने दिए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और फीडबैक जहां भी मौक दोगे, मैं अभी आप लोगों को फीडबैक देता हूं, लिखना शुरू कर दो, मैं आप लोगों को सभी को फीडबैक दे रहा हूं जो आप लोगों को मिलेंगे। करंट अफेयर्स पे ब्रशअप करो, ठीक है, करंट अफेयर्स को अच्छा करो, ब्रशअप करो, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को ब्रशअप करो, नॉलेज थोड़ी कम है। आप स्माइल ज्यादा करते हो या आप स्माइल कम करते हो, दोनों में से एक मिलेगा। बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए, कॉन्फिडेंस पे काम करिए। ये कुछ फीडबैक्स हैं जो आप लोगों को हर जगह से मिलेंगे। जैसे पेपर 2 में होता है ना, कॉपी चेक में 4 जगह लाल पेन चलाओ, फिर लिख दो नीचे हैप्पी लर्निंग, ऐसे ही यहाँ पे होगा, इंटरव्यू में आपको बोला जाएगा कि स्माइल ज्यादा करो, कम करो, मेंबर्स की तरफ देखो, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, कॉन्फिडेंस कम है, करंट अफेयर की नॉलेज कम है, एजुकेशनल बैकग्राउंड की नॉलेज कम है, ये सब हर जगह से मिलेंगे। सब आपको कहेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको बताएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे कैसे। तो उन लोगों के पास जाओ जो आपको ये बता सके, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग उन लोगों को सर्च कर लोगे क्या, क्योंकि ऐसे लोगों को सर्च करना पड़ता है। बैचेस वगैरह के चक्कर में मत भागना किसी के भी, आप घर से तैयारी कर सकते हो, आराम से करो, पढ़ो, सब कुछ। जो भी आप कहीं से फीडबैक लो, वो आपको कोई कमी बताएं, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे पूछो कि ये कमी को ठीक कैसे करूं। अगर कोई आपसे कहता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि कॉन्फिडेंस ठीक कैसे करें।
अगर वो कोई आपसे कहता है आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कि सर ठीक करो मेरी बॉडी लैंग्वेज, इसीलिए तो आपके पास आए हैं ना। तो जहां भी मॉक देना, जैसे भी देना, ये सारी चीजें करना, क्योंकि मॉक्स देने ही पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे मेरे पास आ जाओ, ये हो जाओ, नहीं, जाना पड़ेगा, मॉक्स देने पड़ेंगे। क्योंकि मोनोटोनस होना भी आपके लिए घातक हो सकता है। मैं आपसे रोज बात करूंगा, करके सेशंस में बात करूंगा, आपके मॉक्स लूंगा, आप लोग मेरे से ही फेमिलियर हो जाओगे, और आपको चाहिए ऑकवर्ड सिचुएशन, कि सामने तीन चार ओवर एज टाइप के आदमी, जो भगवान से 2-3 साल ही छोटे हैं, वो बैठे हों और आपसे बातें करें, ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछें, नॉलेज पूछें। तो वो ऐसी सिचुएशन में आपको रहने की आदत डालनी होगी। आप किसी के साथ में फेमिलियर नहीं हो सकते। हाँ, वो हंसने वाली बात नहीं है, वो असल में उन्हें मैं इंटरव्यूअर्स या मेंबर्स नहीं बोलता हूँ, उन्हें मैं बोलता हूँ बोधिसत्वाज। वो बोधिसत्वा होते हैं। क्यों होते हैं बोधिसत्वा? क्योंकि जहां आप जाना चाहते हो, जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, उस पोजीशन पे वो 40 साल पहले गए थे। उन्होंने इस 40 साल इस देश को चलाया है। नेता नहीं चलाते देश, नेता तो 5 साल में 10 साल में आते जाते रहते हैं, अधिकारी एक कुर्सी पे 40 साल रहता है, देश वो चलाता है। तो वो जो अधिकारी जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपके सामने जो बैठे होंगे, उन्हें 40 साल का देश चलाने का एक्सपीरियंस है। और देश चलाने के एक्सपीरियंस से आपका क्या लेना देना? आपका लेना देना यह है कि जो आपके लिए पढ़ने के लिए करंट अफेयर है, वो उनकी लाइफ है। जब आप कहते हो कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया, जिसको आप पढ़ते हो ये कौन सा जज है, कौन सा बना है, उनका कोई दोस्त बना है, उनका बैचमेट बना है। तो आपकी जो करंट अफेयर है, उनकी वो जिंदगी है। समझ रहे हो बात को? उन्होंने देश चलाया है, उन्हें हर एरिया की नॉलेज है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट संभाले हैं। उनमें कोई प्रोफेसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस है, कोई साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने तो वो बोधिसत्व हैं। आप कुछ भी बोलोगे उन्हें पता होगा, उन्हें हर चीज पता होती है, उनसे झूठ नहीं बोला जाता। और झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए इंटरव्यू में। उसी झूठ से दिक्कत होगी जो पकड़ा जाएगा। तो सच बोलना आसान होता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कॉम्प्लिकेटेड रास्ता चुनते हो, जो कि झूठ बोलना है, या फिर आप आसान रास्ता चुनते हो, क्योंकि सच को डिफेंड करना आसान होता है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके 12th में नंबर कम आए थे, हाँ सर कम आए थे। क्यों आए थे? सर पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं था, स्पोर्ट्स की वजह तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान चला गया था, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता था उस समय, वॉल्यूम नंबर कम हो गए। ठीक है, डिफेंड हो गया। दूसरी तरफ मैं बोलने लगूँ, नहीं सर मैंने तो डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था, मैं स्कूल के लिए ये काम कर रहा था, वो पूछने लगेंगे कहाँ हुई थी डिबेट, किस मुद्दे पे थी, क्या था, कैसे था, बहुत सारी चीजें डीप में चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जाके मैं फंस जाऊंगा। तो सच को डिफेंड करना आसान होता है, तो आप सच बोलेंगे तो डिफेंड करना आसान रहेगा। बाकी अगर झूठ बोलेंगे, किसी चीज पे बोलना भी पड़ता है, सब चीजों पे सच भी नहीं बोला जा सकता। तो जहां पे आपको झूठ बोलना है, वो आज से ही तैयारी कर लो उसे सच बनाने की। अपना डैप उठाओ और देखो कि कहाँ झूठ बोलना पड़ सकता है, और उस झूठ को सच बनाने की आज से तैयारी शुरू कर दो। आपके डैप से पता चलेगा कि आपको कहाँ झूठ बोलना पड़ सकता है। ज्यादातर झूठ बोलने की जगह होती है जहाँ पे मार्क्स कम हो आपके। दूसरी जगह झूठ बोलने की होती है कि आपने यूपीएससी के अदर एग्जाम्स दे रखे हों, जैसे किसी ने सिविल्स का मेंस लिख रखा हो या कुछ ऐसा, तो वो पूछ लेते हैं कि आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो, सीएपीएफ में क्या कर रहे हो। इन फ्यूचर अगर आपको ऑप्शन मिलेगा सिविल सर्विसेज में जाने का, तो आप सीएपीएफ छोड़ दोगे क्या? तो सच बोलोगे हाँ छोड़ दूंगा, तो बोलोगे कि आप सीट वेस्ट कर रहे हो। झूठ बोलोगे नहीं छोड़ूंगा, तो वो पकड़ लेंगे कि हाँ तुझे आईएएस बनाएंगे, और तो ऐसी नहीं छोड़ेगा। तो सारी बातों के आंसर आपको डिफेंड करने होंगे।
तो कुल मिला के सारी बात का सारांश यहाँ है, इंटरव्यू खेल है अपनी बातों को डिफेंड करने का, और डिफेंड वही कर पाएगा जो अच्छे कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाएगा। जो आ, आ, ऐसे बातें करेगा, उससे तो नई बातें नहीं करूंगा, वो चार आदमी क्यों करेंगे, है ना। आप लोगों का बोर्ड 4 मेंबर्स का होता है, सिविल वालों का 5 का होता है। आप में से बहुत सारे तो पहले इंटरव्यू दे के आए होंगे ना, हाथ उठाना जरा कौन कौन है जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखे हैं। हाथ उठाओ एक बार जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले दे रखे हैं, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पहले दे रखे हैं। एसएसबी नहीं सर, एसएसबी एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एसएसबी नहीं है। एसएसबी और यूपीएससी में जमीन जमीन आसमान का अंतर होता है। चलिए, फिर भी बहुत सारे लोगों ने दे रखे हैं, तो जितनों दे रखे हैं इंटरव्यूज, जितनी मैंने बातें कही हैं उन्हें तो समझ में पूरी पूरी आई होंगी, वो तो एग्री करते हैं। ये एक्सपीरियंस के बाद ही चीजें समझ में आती हैं, अभी तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है सब कुछ। जिन्होंने इंटरव्यू दे रखे हैं उनके बिल्कुल दिमाग में अंदर जा रही होंगी कि हाँ ऐसा ही होता है ना भाई, कोई तो बोल दो। अरे बाकी लोगों को यस वैलिडेशन सर। चाहिए, बाकी लोगों को वैलिडेशन चाहिए, भरोसा करने के लिए वैलिडेशन जरूरी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, फिर आप लोगों की इस तरीके से इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। 10-12 सेशंस मैं कराऊंगा कि इंटरव्यू की डिमांड के ऊपर, वो डिमांड फुलफिल कैसे होगी, वो डिमांड आपके सामने रखी कैसे जाएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे करके मैं सारे 10-12 कॉन्सेप्ट हैं करा दूंगा। हो सकता है कि 10-12 सेशंस में हो जाए, हो सकता है 15 लग जाए, और जितने में भी होंगे करा देंगे। आज सर मैंने, एक दो डाउट्स थे, सर डाउट्स मतलब लेंगे अभी हम, डाउट्स बाद में। लेंगे, अभी लेंगे सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। चिंता ना करो, जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आखिरी इंसान ये ना कह दे हो गया। और ठीक है आज, सर। आज नहीं, अब से जब तक भी क्लासेस सेशन चलेंगे, जिस दिन मैं क्लास ले, या तो मैं क्लास लेने आऊंगा ही नहीं, मेरे पास समय नहीं होगा तो, और आऊंगा तो फिर जब तक आखिरी इंसान ये ना कह दे कि हो गया चलते हैं, तब तक नहीं जाऊंगा। तो आज मैंने गूगल मीट पे रखा था, 100 लोगों की लिमिट थी। अगर ज्यादा लोग आया करेंगे तो फिर टेलीग्राम पे कर लूंगा, वरना 100 तक आएंगे तो गूगल मीट ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो अब अपने अपने डाउट्स पूछ लो, कुछ भी हाथ उठा लो, मैं बोलने के लिए कहूंगा, प्लीज अपने हैंड रेज कर लो। ये पहले वाले नीचे कर लो हाथ जिन्होंने पहले कर रखे थे, और डाउट हो तो स्टिल उठाए रखो, सबसे बात कर लेंगे हम। ऋषभ त्यागी जी, सबसे पहले आप ही बताइए सर, क्या डाउट है। सर एक तो आप इंडिविजुअल सेशंस लोगे, इंडिविजुअल इंटरव्यू गाइडेंस, मतलब 30 इंडिविजुअल, मिनट सर इंडिविजुअल इंटरव्यू गाइडेंस नहीं होता, इंडिविजुअल तो मॉक होता है। हाँ मतलब मॉक की। सर लूंगा, बिल्कुल लूंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कितनों का, ये कब और कैसे। ठीक है सर। और उसका रिव्यू भी आप वहीं पे दे दोगे, क्योंकि एक और बात थी कि मेरे को जैसे 10-15 अपने पर्सनल डाउट्स थे जो ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो रहे, हम्म, मतलब ऑनलाइन मुझे नहीं मिल रहे, तो उसके लिए किसी ऐसे इंसान की हेल्प चाहिए होती है जो एक्चुअली फोर्स में हो या जिसने वो लाइफ जी हो। मैंने नहीं जिए सर, ठीक है सर। बट आपके डाउट्स मैं ले लूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर। मैंने कोई लाइफ नहीं जी है, मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है सर। रॉ में है सर। नहीं सर, कहीं भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस आप लोगों को जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर दूंगा, उससे ज़्यादा आपको मेरी जानकारी नहीं चाहिए, मुझे आपकी नहीं चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं ले लूंगा। इंडिविजुअल मॉक्स की बात रही, इंडिविजुअल मॉक्स मैं लूंगा, डेफिनेटली लूंगा, लेकिन कितने लोगों के ले पाऊंगा इस बात की मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता। उस बात की मैं गारंटी तब दूंगा जब ये शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि ठीक है। शेड्यूल अगर 3 महीने तक चला
भाई अगर 3 महीने तक इंटरव्यू चलते हैं तो फिर तो मैं सभी के ले लूंगा धीरे धीरे इंटरव्यू करके। लेकिन अगर पता चला उन्होंने एक ही दिन में ज्यादा बोर्ड करके आप लोगों के 1 महीने में इंटरव्यू निपटाने की कोशिश करी, ज्यादा बोर्ड कर दिया और हम्म 1 महीने में इंटरव्यू निपटाने की कोशिश करी, तो मैं एक दिन में कहाँ 50 मॉक थोड़े ले पाऊंगा। हम्म। तो अगर शेड्यूल लंबा चलता है, मैं शुरू कर दूंगा अभी से। आप लोगों के ये सेशंस कराने के बाद अभी से शुरू कर दूंगा धीरे धीरे। किसी का एक दिन में 2 ले लूंगा, एक दिन में 3 ले लूंगा, ऐसे करते हुए शुरू कर दूंगा। सर इसी में एक और बात थी कि जैसे अब मुझे नहीं पता, मैं भी सब लोग अवॉइड करेंगे आंसर देना, मोस्ट प्रोबेबली आप भी करोगे, हम्म, कि जैसे एक दो बातें हमें ही पता है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाना इंटरव्यू के लिए, हम्म। तो आप अगर अपने आप बता सको कि हाँ ये वाले ठीक है, इनमें तुम मॉक दे आओ, तो आपको शायद हमसे ज्यादा पता हो। नहीं सर, मैं क्यों अवॉइड करूंगा, मैं तो मुंह पे बोल दूंगा। हाँ सर, बस यही तो चाहिए। जहां 500 रुपए से ऊपर लगे मत जाना। सर थोड़ा नाम स्पेसिफिक दे दोगे? नहीं, नाम की जरूरत नहीं है, सीधी एक लाइन, जहां 500 रुपए से ऊपर लगे मत जाना। सीधी सिंपल बात है। क्योंकि 500 रुपए ठीक है। जस्टिफाई करते हैं, 500 रुपए तो जस्टिफाई करते हैं, अगला आदमी आप लोगों को टाइम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, 500 रुपए तक जस्टिफाई करते हैं। लेकिन उसके बाद 1000, 1500, 6000, एक तो 40,000 वाला भी है, एक तो 40,000 वाला भी है। 40,000 मैं अगला अटेम्प्ट दे लूंगा 40,000 देने की जगह। सर नहीं, जैसे ये था कि कुछ जगह जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि वो भाई उसको उठा देंगे जो खुद आज तक पास नहीं हुआ, जो खुद इंटरव्यू दे के आ रहा है और उसको खुद डर लग रहा था कि लास्ट में नाम आ जाए। तो सर तो ये है जो, ऐसे पेरेंट्स नहीं को है। मैं बताता हूँ आपको, इसके बारे में भी बताता हूँ। सर हम्म ये जांच पड़ताल आपको उसके ओनर के बारे में करनी होगी, क्योंकि अगर मैं एक दो का नाम ले भी दूंगा, पहली बात रिकॉर्डेड हम्म। वीडियो है, वो मेरे इनबॉक्स में आगे बैठ जाएंगे, तूने ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, यही। मेरे साथ में होता बहुत है, मेरे अकाउंट की कंप्लेन भी बहुत ज्यादा होती है, मेरे साथ में बहुत ज्यादा हाँ। होती हैं ये चीजें। तो वो मैं बच्चों के, फिर क्या होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्पेसिफिक ग्रुप में टारगेट करना शुरू कर देते हैं किसी को। तो मुझे मेरी टारगेटिंग शुरू हो जाएगी कि ये देखो ये पैसे खा रहा है लोगों से, ये कर। भले उन्हें मेरे बारे में A to Z कुछ ना पता हो, 1% इंफॉर्मेशन ना हो उन्हें मेरी, बट कुछ ना उल्टा सीधा हम्म बोलना शुरू कर देंगे, ये तो ऐसे लूट रहा है, ऐसे कर रहा है। मैं आप लोगों से एक पैसा नहीं ले रहा, बट स्टिल मेरे पे इल्जाम लग जाएगा कि मैं लूट रहा हूँ, और बच्चे जो पेड अकाउंट से आएंगे वो आके गालियां देने लगेंगे। तो वो नाम तो मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा, लेकिन आप जिसमें भी जाओ सबकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। अगर कोई बोलता है हाँ। कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोग सीनियर्स से ले लो ना, कि ये बताओ इसके बारे में, इससे जानते हो क्या, कब से है, कैसे है। ठीक। कोई कोई बोलता है कि मैंने इंटरव्यू दे रखा है, हाँ तो लिस्ट में नाम होगा ना उसको दे रखा होगा, तो उसके मार्क्स देख लो कैसे हैं, क्या है। ठीक है सर, बाकी तो जब आप इंडिविजुअल सेशन लोगे तब पूछ लेंगे। हाँ, ऐसी मतलब कोई तब दिक्कत क्या नहीं है। है। देखो मैं तो पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को नुकसान ना हो, आप लोगों के हम्म। करियर का, पैसों का हो जाए। पैसों का नुकसान झेल लेता है इंसान, लेकिन मौके का कैसे झेलोगे अगर मौका निकल गया तो। मानते हो ना, बड़ी मुश्किल से मिला है, अगर निकल गया तो कैसे यस सर। झेलोगे। तो पैसे का नुकसान तो कोई बात नहीं है, 500, 200, 1000, 6000 नुकसान हो रहा है, होने दो, वो देखा जाएगा। वो कमा लोगे, पहली सैलरी से सब कुछ निकल के आ जाएगा। लेकिन मौका चला गया तो पहली सैलरी नहीं आएगी। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। ऐसे भी लोग हैं, मैं तो साफ बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है फिर भी बता रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो ऑफलाइन पूरा पैनल बैठाएंगे और पैनल में किसी को भी बैठा लेंगे। तो पैनल में दिखाने ही तो हैं लोग, दिखा देते हैं वो। क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस तो लेते नहीं है CFF के मॉक। अगर लेते तो हाँ, मैं खुद भी रिकमेंड करता कि आप भाई विजन में जाओ, वाजीराम में जाओ, दृष्टि में जाओ। वो तो लेते ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं है। दृष्टि ले रहा है सर शायद। वो हर बार बोलते हैं लेंगे, लेकिन ऐसा ही हो जाता है उनका फिर। वो लेंगे तो आप लोग दे आना, वो तो फ्री लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, लेंगे तो दे आना। तो आप लोगों की ये तो जिम्मेदारी है कि आप जहां पे जा रहे हो आप उसकी खुद जांच पड़ताल करो। रही बात आप लोगों की मेरी जांच पड़ताल करनी है, तो सीनियर से पूछ लेना, जिसने भेजा होगा उससे पूछ लेना। बाकी आधे लोग तो यहाँ मेरे ही बैठे हैं पिछली बार वाले, उनसे पूछ लेना। रही बात मेरी क्वालिफिकेशंस की, तो मेरी क्वालिफिकेशंस तो सभी को पता होंगी, बता रखी है मैंने पहले से ही। नहीं नहीं सर। पता सर। नहीं पता मेरी क्वालिफिकेशन?
और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, उसके बाद में मास्टर ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ डिफेंस स्टडीज़, और भी डिप्लोमा डिग्रीज हैं कुछ। तो और रही बात इंटरव्यू की, तो 7 साल से करा रहा हूँ, और एक या दो ही बार ऐसा होता है कि अच्छी रैंक्स वाले मेरे ना हो, सारे ही होते हैं। तो ठीक ठाक ही होता है सब कुछ। एक्सपीरियंस 6-7 साल का है, उम्र 28 साल की है, आप लोगों से 2-3 साल ही बड़ा हूँ। और मेरे बारे में क्या जानना है? दिल्ली बेस्ड लैंग्वेज। कौन सी नौकरी है सर आपकी? सर बेरोजगार ही मान लो, नौकरी वोकरी की बात नहीं करते, बेरोजगार ही मान लो। मैं एस्पिरेंट हूँ सर, SSC GD का। अभी यूपी पुलिस का कांस्टेबल आएगा, वो भी दूंगा। सर ये तो क्लर्क से भी नीचे हो गया। तो देखना, एक दिन हेडलाइन बनवाऊंगा मैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान अधिकारी बनाता हुआ। तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, बाकी भरोसा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी एक्सपीरियंस या नॉलेज का आप लोगों को आने वाले सेशंस में पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है, थोड़ा सा वेस्ट हो भी गया तो क्या चिंता है। 10-12 दिन मैंने वेस्ट कर भी दिया, तो आपको अच्छे ना लगे तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है। 10-12 दिन तब तो आपको भारी पड़ जाते जब इंटरव्यू से 10-12 दिन ही होते, अभी तो 4-5 महीने इंटरव्यू के हैं। तो 10 दिन अगर मेरे पास वेस्ट हो भी गए, आपको नहीं भी लगा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी तो आप ऐसी जगह पे हो कि फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा लग गया तो फायदा हो जाएगा, नहीं लगा तो नुकसान नहीं हो रहा, तो विन विन है। और कुछ पूछना है? नहीं सर, किसी और को पूछना है तो वो पूछ सकता है। और लैंग्वेज का मेरे साथ में कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश या आपकी रीजनल लैंग्वेज सब चल जाएगा। आर्या गुरेश। हाँ जी सर। सर हाथ उठाया हुआ आपने? जी सर। सर एक डाउट है सर, वैसे मतलब ये डाउट तो आने वाले सेशंस में मतलब पूछना सा चाहिए, बट वैसे क्वेरी चाहिए सर। इंटरव्यू मैकेनिकल अप्रोच है क्या, कि वर्कआउट किया जा सकता है कि कौन सा पैनल मेंबर क्या ऑब्जर्व चीज कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट ऐसा कर रहा है, और मतलब एक तरफ आप और एक तरफ मतलब हम स्टूडेंट इस एफर्ट से मारें तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव निकाला जा सकता है। सर मैकेनिकल ही आप इसे मान सकते हैं प्रोसेस को। माइक बंद करिए, फिर बोलता हूँ, आवाज बाउंस बैक कर रही है मेरी। हाँ जी। सर मैकेनिकल ही आप इस प्रोसेस को मान सकते हैं, क्योंकि इस पे काम किया जा सकता है, इसे प्रैक्टिस से अच्छा बनाया जा सकता है। और रही बात आपकी बोर्ड मेंबर के हिसाब से थॉट प्रोसेस को करना चाहेंगे, तो बोर्ड मेंबर के हिसाब से थॉट प्रोसेस आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी रिकमेंड करूंगा, करना चाहिए। लेकिन बोर्ड मेंबर्स में से एक या दो ही ऐसे होते हैं जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, बाकी सारे पब्लिक स्पीकर नहीं होते, तो उनके थॉट्स हमें पता नहीं होते। अब मुझे काफी लंबा समय हो गया ये काम कराते हुए, करते हुए, तो कुछ बोर्ड मेंबर्स की जो साइकोलॉजी है वो मैं समझता हूँ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उनके सामने क्या बोला जा सकता है। लेकिन बोर्ड मेंबर्स तो नए नए भी आते रहते हैं जो पब्लिक स्पीकर नहीं होते। जैसे अभी के बोर्ड मेंबर्स में सबसे बड़े पब्लिक स्पीकर आप लोगों को पता है, जनरल साहब हैं। तो ऐसे ही बाकी अगर आप जानना चाहो और आपको मिल जाए तो बिल्कुल जानना चाहिए, लेकिन वो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती, एक दो को छोड़ करके। और दूसरी बात, मैं ये भी मान लेता हूँ कि आप उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप आंसर कर दोगे। सर 3 मेंबर और भी तो हैं आपके पैनल में, टोटल 4 रहेंगे, आपको केवल जानकारी चेयरमैन की रहेगी, बाकी को तो आपको नाम भी नहीं पता होगा, कौन कहाँ कहाँ से कैसे आ गया। तो वो भी तो मैटर करता है, तो जानना चाहिए अगर आप जान सकते हो तो। और प्रोसेस है कि आप इसे प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हो।
संदीप कुमार। हेलो सर। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी स्टार्ट कर दी है, हम्म, तो कुछ क्वेश्चंस के माइंड में आइडियाज नहीं आते तुरंत। जैसे अगर फ्रेंड से बोला कि क्वेश्चंस पूछो तो माइंड में तुरंत आइडियाज नहीं आते और कॉन्फिडेंस नहीं रहता। सर उसके लिए क्या किया जाए? तो सर वो जब मैं सेशंस लेने शुरू करूंगा तो सबसे पहली चीज यही समझाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता करके जाऊंगा कि वो आपको तब तक करनी है जब तक मैं सेशन शुरू नहीं करता। ओके सर। अभिषेक। जय हिंद सर। जैन साहब। सर मैं पूछा था, मेरा पिछले ईयर लास्ट ईयर ग्रेजुएशन हुआ था और अभी तक डिग्री आई नहीं है, वो 2025 के लास्ट में। सर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट होगा ना, प्रोविजनल डिग्री ले आना। प्रोविजनल डिग्री है, वो चल जाएगा क्या सर? हाँ एफिडेविट लगवा देना, कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई ना, डिग्री की हमारी जिम्मेदारी थोड़ी यूनिवर्सिटी कर देगी। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। अर्पित तिवारी। सर माइक खोल के बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, लिप रीडिंग इतनी छोटी स्क्रीन से नहीं कर पाऊंगा। सर आपकी आवाज़ तो माइक खोल के भी नहीं आ रही। Am I audible to you? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। जी सर। सर दो क्वेश्चन थे। पहला था कि मॉक देना कब से शुरू करें, और दूसरा था सर, क्या सारी डिग्री और सारी क्वालिफिकेशन लगाना सर मिसफायर नहीं कर जाएगा? जैसे मेरे पास 2 मास्टर्स हैं, 4 नेट है, सेबी ग्रेडेड ऑफिसर मेंस लिखा है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर मेंस लिखा है, आईएफएससी ग्रेड ऑफिसर मेंस लिखा है। तो सर इतनी सारी लिखनी क्यों है उसमें? डेफ में तो आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखी होंगी ना, आप डेफ की बातें क्यों कर रहे हो आप? तो जैक में तो सर प्लेन ग्रेजुएशन मेंशन किया है और कुछ बस नहीं। तो बस तो डेफ ही तो जाएगा उनके पास में, और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट थोड़े जाएगा, आप तो उसे बदल ही नहीं सकते आप। ओके सर। वर्बली नहीं बताना है सर? नहीं, वो आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, तो उनमें से कोई सी एक चीज बता दो आप कि ये कर रहा हूँ, सारी बतानी जरूरी थोड़ी है। ओके। ओके, थैंक यू। जितनी ज्यादा एरियाज आप उन्हें दोगे पूछने के लिए, उतना ज्यादा वो आपको फंसा सकेंगे। ओके ओके। विकास सांगवान। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आप हम जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आप करोगे, नो डाउट सर। लेकिन जैसे कोई भी अगला जब सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले हमें कोई रोड मैप दे दोगे सर? आप जब तक मेरा अगला सेशन है तब तक आप ये वाला काम कर लीजिए, ताकि जब से अगला सेशन स्टार्ट हो उससे पहले हम वो चीज़ प्रिपेयर रखें और उस चीज़ में हम परफेक्ट हो जाएं, ताकि इंटरव्यू में हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें सर। सर अभी मैंने यही बात तो बताई थी कि जब तक मैं सेशन से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं जब तक एक चीज बता के जा रहा हूँ कि ये करना है, और दूसरा जब मेरे सेशन से स्टार्ट होंगे तो मैं होमवर्क दिया करूंगा कि आपको ये करना है अगले सेशन तक। जी सर, वही वही। रणविजय सिंह। हेलो सर। जी सर। सर जो भी हम लोगों ने जैसे एसएसबी वगैरह दिया हुआ है उसकी कोचिंग वगैरह भी पहले से करके रखी थी, तो अभी तो एसएसबी वाला काम खत्म हो गया है, तो वहाँ की जो भी लर्निंग है हम लोग जो भी मतलब हम लोगों ने किया होगा उसको दिमाग में रख के प्रिपेयर करना है, मतलब बाई सेल्फ भी ऑल्सो, कि उसको एकदम किनारे कर देना है। सर ये चीज आपको सेशंस में पता चलेगी कि उनमें से कौन सी नॉलेज आप पे काम की है और कौन सी नहीं है। अच्छा क्योंकि सर। अगर मैं अभी बोल दूं कि वो सारी की सारी नॉलेज को कचरे में डाल दो, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ काम की भी हो। अभी हम्म। आप लोगों को एक बेसिक आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू चलता कैसे है। अगर मैं मोटा मोटा अभी आप लोगों को बताना चाहूँ कि इंटरव्यू की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, इंटरव्यू की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इंटरव्यूअर या साइकोलॉजिस्ट जो उस बोर्ड में बैठा हुआ होता है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट के जैसा नहीं सोचता। ये इंटरव्यू बोर्ड की सबसे बड़ी परेशानी होती है, चाहे वो एसएसबी में हो, यूपीएससी में हो, या किसी और चीज में हो। कोई भी दो साइकोलॉजिस्ट एक जैसा नहीं सोचते। इसका एक एग्जांपल दूं आप लोगों को कि क्यों कैसे नहीं सोचते। एसएसबी में आप लोग गए हो, कोचिंग ले लेके गए हो, जैसा अभी आपने बताया कि आपने एसएसबी की कोचिंग भी ली है और आपने फिर एसएसबी दी, जहां पे मैं 100% श्योर हूं, जहां पे आपने एसएसबी की कोचिंग ली होगी, वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो एक्स एसएसबी असेसर होगा।
है ना, वो कभी एसएसबी में रहा होगा बच्चों को परखते हुए, रहा है जिसने आपको सिखाया है। अगर उसका थॉट प्रोसेस और बाकी साइकोलॉजिस्ट का थॉट प्रोसेस एक जैसा होता, तो क्या आप उसके सिखाते ही अगले अटेम्प्ट में रिकमेंड नहीं हो जाते? अरे अगर साइकोलॉजी 1+1=2 होती, इतनी सिंपल होती कि सबके जैसी सेम होती, कि जैसे मैथ होता है 1+1=2 ही होगा, चाहे पर्सन टू पर्सन चले जाओ, चाहे कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चले जाओ, 1+1 2 ही होगा। अगर साइकोलॉजी ऐसी होती तो फिर तो जो आपको एक बार सिखा दी गई, तो फिर तो आप उस एग्जाम में हर जगह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर लोगे उसे। जो टास्क आपको एक्स एसएसबी एसएसआर ने सिखाए हैं, अगर वही टास्क उसी लर्निंग से होते जो उसने सिखाई है, तो फिर तो आप अगले में जाते रिकमेंड हो जाते, सिंपल है। तो कोई भी दो साइकोलॉजिस्ट एक जैसा नहीं सोचते, कोई भी दो नहीं सोचते। अब बात आती है कि ट्रेनिंग तो एक जैसी दी गई है, किताबें तो एक जैसी पढ़ाई गई हैं, फिर क्यों नहीं सोचते? अरे जो ट्रेनिंग एक को दी गई है वही दूसरे को दी गई होगी, मॉड्यूल तो एक ही रहा होगा, किताबें तो वही पढ़ाई गई होंगी साइकोलॉजी की, जो हमने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ रखी है वही उसने पढ़ रखी होंगी। मैंने भी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ रखी हैं, तो उन्होंने भी पढ़ रखी है। मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं भी लोगों को असेस करता हूं, वो भी करते हैं, जहां आपने सीखा वहां भी किया जाता है। तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे, अगर वही किताबें वही ट्रेनिंग है? तो इसका एक सीधा जवाब होता है पास्ट एक्सपीरियंस ब्लेंडिंग। कोई भी इंसान, जरूरी नहीं वो साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी इंसान अपनी लर्निंग में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्लेंड करता है। आप एग्जांपल लीजिए कि दो कमांडेंट हैं, चाहे वो सीएपीएफ में ले लो या आर्मी में कर्नल ले लो, दो कर्नल हैं या दो कमांडेंट हैं, और उनमें से उन्हें दो जवान मिले जो एक जैसी हाइट के, एक जैसी कदकाठी के, एक जैसी फिजिक के थे। दोनों को सेम टास्क दिया गया अलग अलग, कि जाओ आपको ये काम करना है। उनमें से एक करने में कामयाब हो गया जवान, और दूसरा करने में कामयाब नहीं हुआ। सिंपल चीज है, समझ रहे हो यहां तक? दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं ये, कि एक कर्नल ने एक कदकाठी के इंसान को काम दिया, दूसरे ने दूसरे को काम दिया, काम सेम था करने में, दोनों कदकाठी में सेम थे, दोनों दिमाग में सेम थे, लेकिन एक ने काम कर लिया, एक ने नहीं किया, एक से नहीं हो पाया। अगर मैं उन दोनों कर्नल को, उन दोनों कमांडेंट को इंटरव्यू लेने बैठाऊं, और सेम कदकाठी का इंसान उनके सामने जाए, सेम इंसान जैसा जवान वो था, तो उनमें से एक तो उसे रिकमेंड करेगा, क्या दूसरा करेगा? जिसने जो फेल हो गया था, जिसका जवान, क्या वो उसे रिकमेंड करेगा? बताओ करेगा क्या? क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं? एक का एक्सपीरियंस है कि कद काठी से, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान में जज्बा होना चाहिए, काम को कर जाता है। लेकिन दूसरे का है कि जज्बे वज्बे से कुछ नहीं होता, कद काठी जरूरी है, जो हमने पिछली बार काम दिया था ऐसे लड़के नहीं कर पाए थे। अब किताबें दोनों को भले बराबर पढ़ा लो आप लोग, लेकिन जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस है, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको स्टोरी बना करके दिया, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख रखे हैं। जो वो आपके असेसर्स हैं, जो यूपीएससी में बोर्ड बैठा है, जो वहां पे ऑफिसर्स बैठे हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। वो आपको देखते ही अपने अंदर एक ओपिनियन बनाएंगे, आपको देखते ही, आपसे 5 मिनट बात करते ही। क्या ये कर लेगा? तो लर्निंग से ज्यादा ये चीज, फर्क इस पे भी आएगा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं आपके जैसे कैंडिडेट्स के लिए। एक लाइन सुनी है आप लोगों ने, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, सुनी होगी या कही होगी आप लोगों ने बहुतों को, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से किसी को जज कर रहे हो कि हाँ तेरे जैसे तो पता नहीं कितने देखे। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से किसी को जज करते हो। तो साइकोलॉजी में भी ये चीजें होती हैं कि आपको जज करने वाला इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपनी लर्निंग में ब्लेंड करेगा ही करेगा, कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं।
और इस चीज पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि वो कौन इंसान है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, कैसे हैं, आप इस चीज में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोलॉजी 1+1=2 है ही नहीं। किसी के लिए 1+1 2 है, किसी के लिए 1+1 11 है, किसी के लिए 1+1 0 है, बाइनरी में खेल जाता है, सबके लिए अलग है। तो ये पहले सेशन की बातें हैं जो मैं आप लोगों को पहले सेशन में कराना चाहता था कि इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है। उनमें से एक प्रकार है ओपिनियन इंटरव्यू। तो आप जो यूपीएससी में देने जा रहे हो ना, वो ओपिनियन इंटरव्यू है। आपके लिए ओपिनियन बनाएंगे वो 4 लोग जो आपके सामने बैठे होंगे। आपको देख करके, आपसे बातें करके उनके दिमाग में ओपिनियन फ्रेम होगा, और ओपिनियन में उनकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस ब्लेंड होंगे। वो बहुत देखे हैं तेरे जैसे वाली लाइन उनके दिमाग में आएगी। इसीलिए लुक्स से भी फर्क पड़ता है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, उन्हें लोग ज्यादा काबिल समझते हैं। साइकोलॉजी में टर्म है, मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूं। लुक से भी फर्क पड़ता है, ड्रेसिंग सेंस से भी फर्क पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज से भी फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। वो सारी चीजें हमें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। आप लोगों को मैं ही ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, वो चीजें भी मैं ही कराऊंगा। मेरा इनबॉक्स भर जाता है, सर ये वाले जूते ठीक है। और वो लोग जो दिन रात मैसेज करते हैं ना कि सर ये वाली पैंट ठीक है, ये वाली बेल्ट ठीक है, ये वाले जूते ठीक है, रिजल्ट आने के 2 दिन बाद वो दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें मैं ही ब्लॉक कर देता हूं। आप लोगों को भी कर दूंगा। जैसे ही आप लोग पास हो जाओगे, जितने लोग पास हो गए सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो दुर्भाग्य से रह जाएंगे वो मेरे साथ रहेंगे अगले अटेम्प्ट तक। लेकिन कोशिश तो हम ये करेंगे कि जितने हमारे साथ हैं सबको एक रैंक तो मिले एटलीस्ट। ये नहीं पता हमें कि उन्हें उनकी मनपसंद फोर्स मिले ना मिले, कि एक रैंक तो मिले। बाकी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 1500-1600 कैंडिडेट्स के आसपास इंटरव्यू देंगे, और 359 आप लोगों के पास में वैकेंसी हैं, जिसमें से मान के चलिए कि आपके पास 310 वैकेंसीज हैं, बाकी तो रिजर्व लिस्ट में आएंगी। जैसे मैंने बताया कि पोस्ट इंटरव्यू ट्रॉमा जो होगा वो कुछ लोगों के लिए तो रिजल्ट के दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे होंगे उनके लिए वो 1 महीना और चलेगा, जब तक रिजर्व लिस्ट नहीं आती, जो 1-2 नंबर कम होते हैं। रोहन कुमार जी, सर क्या कहना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। सर मेरा डाउट था आपके, आप भी अभी बता रहे थे रिलेटेड टू दैट कि सर जो आप बता रहे थे कि पर्सनल सेशन नहीं लेने, तो जैसे सर मेरा एक फ्रेंड है यहीं पे बैठा हुआ है उदित सर, तो हमारे जो इंटरेस्ट है हॉबी वगैरह में वो सर वो सेम है। तो क्या हम बैठ करके, जैसे मेरा इंटरनेशनल रिलेशन, उसका भी इंटरनेशनल रिलेशन है, जियोपॉलिटिक्स है, तो क्या हम सर वो बैठ करके नॉलेज रिलेटेड सर ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, उस पर अपने अपने ओपिनियन रख सकते हैं एक दूसरे के बारे में? सर 1 मिनट, मैंने ये कब कहा कि आपको पर्सनल सेशन नहीं लेने या दोस्तों में बातें नहीं करनी? मतलब सर आप बता रहे थे थोड़ा कि जो कुछ जो तेज तरार नहीं लड़के हैं वो 4-5 बंदों। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो मैंने एक प्रोसेस बताई है जो होती है, होनी भी चाहिए। मैं उस चीज को एग्री करता हूँ। आपके दोस्त आपका मौका लेना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि राइट सर। अगर प्रोसेस में 2 पार्ट हैं, एक जो इंटरव्यूअर की तरफ से होगा, दूसरा जो इंटरव्यूई की तरफ से होगा। यानी एक कैंडिडेट होगा और एक टीचर होगा जो उसे जज कर रहा होगा। राइट सर। तो दोनों अपने अपने एंड पे काम करेंगे। अगर जज करने वाला उतना बेहतर नहीं भी है तो भी आपका काम तो हो ही रहा है ना। आप अपना फ्लो चेक कर पा रहे हो, अपनी नॉलेज चेक कर पा रहे हो, ऑकवर्ड क्वेश्चन को चेक कर पा रहे हो, तो आधा काम तो आपका तब भी हो रहा है। राइट क्योंकि सर। आपका दोस्त ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो बीच बीच में उल्टे सीधे क्वेश्चन भी पूछेगा। वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा जिसके सर पैर नहीं होंगे। तो राइट सर। वो ऑकवर्ड क्वेश्चन को हैंडल करने की सिचुएशन वहां से हो जाएगी। तो 2 चीज है कि एक तरफ जज करने वाला है और एक तरफ आपका अपना काम है। तो अच्छी चीज है कि जज करने वाला आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं मिलता तो भी फ्लो पे, नॉलेज पे, इस पे काम तो आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो। राइट सर।
तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं करना है, वो तो मैंने एक प्रोसेस बताई है कि होता ही है। बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, बन गए होंगे आप लोगों के, ग्रुप ग्रुप में बातें घूम रही होंगी कि ये ग्रुप ले लो, वो ग्रुप ले लो, आ जाओ, हमने बनाया प्राइवेट ग्रुप है, 20 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, ये सारी चीजें होंगी। और तो ये तो प्रोसेस है, हमेशा चलती है, हमेशा ही चलेगी, इस चीज में कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपने एंड पे तैयारी करो, अपने दोस्तों से भी बातें करो। बातें करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने ग्रुप में भी बोला था कि बातें करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोगों ने बोला था कि बातें नहीं करो ग्रुप में, या फिर इंपॉर्टेंट मैसेज चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों चले जाएंगे? इंपॉर्टेंट मैसेज हम पिन करेंगे, आप लोग आपस में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। कोई न्यूज आती है, आप लोग ग्रुप में शेयर करो और उस पर दूसरों के ओपिनियन मांगो, अपना भी रखो, क्योंकि माइंडसेट तभी तो क्रिएट होगा आप लोगों का। भाई आप लोगों के लिए 4 लोग आपके सामने बैठ के ओपिनियन बनाने वाले हैं। ओपिनियन बनाएंगे किस चीज पे, ये बताओ? आपके चेहरे पे कि सुंदर दिखता है? नहीं, आपके आपके ओपिनियन पे वो अपना ओपिनियन बनाएंगे। आपसे किसी चीज के बारे में बात करेंगे, आप बातों बातों में अपनी जो नॉलेज है उसे ओपिनियन बना के उनके सामने रख दोगे, और फिर वो उस चीज को आपको जज करके अपना ओपिनियन बना लेंगे, अपने विचार बना लेंगे। तो आपके विचार सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसकी भारत की राजधानी बता दो, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके ओपिनियन, आपके विचार जाने जाएंगे। आपसे कभी ये नहीं कहा जाएगा कि बताओ दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, ये नहीं कहा जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जो जानी जाती है, क्या वो बनानी चाहिए थी? क्या वो बनानी चाहिए थी? यानी आपके विचार क्या हैं? सर माइक बंद करिए। कि आपके विचार क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, कि आपके पास एक लॉजिकल आंसर है इस चीज का या नहीं है? आपने जो विचार बनाए हैं, क्या वो पॉलिटिकली इंप्रेस्ड हैं, क्या वो आपके अपने हैं, क्या आपने किसी पे थोपे हैं, क्या आपके ऊपर किसी ने थोपे हैं? आप लोग जहां भी विचार सीखने जाओगे, आपको सोचना नहीं सिखाया जाएगा, आपको अपने विचार दे दिए जाएंगे कि ये ले लो। जहां भी कहीं जाओगे, आपको अपने विचार दे दिए जाएंगे कि ये ले लो। ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपके खुद के कैसे बनाने हैं। तो मैं सामने से बता रहा हूं कि ये सीखो, खुद से करो। आज से ये चीज प्रैक्टिकली लेके आओ कि हमें अपने विचार खुद से बनाने हैं, हर मुद्दे पे बनाना है। बोले सर, माइक ओपन किया आपने? सर 2 क्वेश्चन और है मेरा। जैसे आप पहला बता रहे थे कि जैसे कुछ पब्लिक स्पीकर है सर, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला वगैरह हैं, और जी इसके अलावा सर जो दूसरे टीचर्स वगैरह भी हैं आईआर के, जैसे पवनीत सिंह हो गए, या फिर मैं सर अलग अलग कॉलम्स भी जो न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ द हिंदू में, तो वो मुझे थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ झुका हुआ लगता है। वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को जो ऑनरेबल मेंबर है यूपीएससी के सर, उनको जब मैं सुनता हूँ तो वो भी मेरे को थोड़ा राइट विंग की तरफ बहुत एक्सट्रीम्स बातें करते हैं। तो सर वो दोनों चीजों को पढ़ करके मोल्ड अप करके अपना ओपिनियन सर कैसे बनाया जाए? जैसे आप बता रहे थे कि यूपीएससी पैनल मेंबर्स में उनके अलावा अलग भी मेंबर्स हैं सर, तो वो बैलेंस कैसे करा जाए सर? सर, आपके जो ओपिनियन है ना, आपके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो किसी के विचारों की वजह से नहीं बने हुए होने चाहिए, वो फैक्ट और लॉजिक पे बने हुए होने चाहिए। आप जो कॉलम्स पढ़ते हो किसी भी न्यूज़पेपर में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, किसी भी न्यूज़पेपर में आप कॉलम्स पढ़ते हो या किसी की वीडियोस देखते हो, आप उनके विचार सुन रहे हो, आप उनके विचार मत सुनो। सिर्फ उसमें जो जानकारी है वो जानकारी ले लो, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है वो ले लो, उसे पढ़ के अपने विचार बनाओ। अगर आपको, एक छोटी सी बात को समझना, अगर आपको कोई इंसान पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, किताब पढ़ के पढ़ा रहा है, कि किसी ने कोई किताब पढ़ी और आपको पढ़ाने आ गया, मुझे बस इतना बताओ, क्या वो आपको किताब पढ़ा रहा है या फिर वो पढ़ा रहा है जो उसने किताब से समझा? क्या जो पढ़ उसने समझाया था। क्या पढ़ तो ये बात तो समझ में आ रही है ना कि जो उसने समझा वो आपको समझा रहा है। लेकिन आपको
आपको वो बनना है कि आप उस किताब से, उस सोर्स से, उस डेटा से खुद समझ सको। दूसरे की सोच को क्यों लेके आ रहे हो आप खुद की सोच को क्रिएट करो। और अगर ये कर पाओगे तो आप आंसर आराम से कर लोगे किसी भी चीज का। और फिर आपका सर दिमाग फिर नहीं ये रहेगा। जो हाँ जी सर बोलिए। सर ये जो फिर क्वेश्चंस वगैरह होंगे ये कैसे, मतलब आपने जैसे बोला लॉजिक फैक्ट्स के ऊपर, अब तो सर वो कैसे जनरेट करेंगे वो लॉजिक, वो फैक्ट, सर कि ऐसे हमारे इस opinion चीज बने। पे सर मैं आपको 6 घंटे पढ़ाऊंगा बैठा करके। इस चीज पे मैं 6 घंटे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अपने विचार आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को अपने विचार नहीं देना। मेरा काम है कि आप लोगों को ये बताना कि विचार बनते कैसे। देने को तो मैं अपने भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ मुद्दे उठाऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा ये देखो ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। आप लोगों को कन्विंस कर लूंगा मैं उस पर। क्योंकि एक क्वालिटी जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए वो है परसुएशन। समझते हो? परसुएड करना, परसुएशन, वो एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपके अंडर 120 जवान काम करेंगे। एक कंपनी के कमांडर होंगे ना आप, आपके अंदर 120 जवान काम करेंगे। तो उनसे काम कराने के दो तरीके हैं। एक तो वो हंसते खेलते आपकी बातें माने। दूसरा, आप उन्हें अपनी वर्दी और पावर का रोप दिखाओ। आजकल जो सिनेरियो फोर्सेस में चल रहा है, वर्दी और पावर का रोप दिखाओगे तो फोटो पे हार भी चढ़ सकता है। सिनेरियो चल रहा है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कमांडेंट 2 जा चुके, क्योंकि आजकल सब गाने सुनते हैं वो गोली बंदूक वाले, हरियाणवी और पंजाबी गैंगस्टर वाले। सब अपने आप को गैंगस्टर ही मानते हैं। राहा साहा एक टीचर हैं यूपीएससी के, वो लोगों को गैंगस्टर बनाने पे लगे हुए हैं। तो आजकल हर कोई अपने आप में बादशाह है, किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते आप। तो जबरदस्ती नहीं करा सकते तो कैसे कराओगे? उसके मन को काबू करके, उसे ये बता करके कि ये जो तू कर रहा है ये मैं नहीं कह रहा तेरे से करने के लिए, तेरी अपनी इच्छा है कि तू ये काम कर जो मैं चाहता हूं। इस चीज को बोलते हैं परसुएशन। कि किसी के मन में ये डाल देना कि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं चाहता, वो तू चाहता है। इसे बोलते हैं परसुएशन। तो ये भी एक स्किल है जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। 120 जवानों से काम कराना है तो वो आपकी हंसते खेलते रिस्पेक्ट करते हुए उस काम को करें, ना करके इसलिए कि आपके कंधे पे 3 सितारे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे 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 करके सीखनी पड़ेंगी। ऐसे एक दिन में नहीं होता इंटरव्यू। जैसे हवा हवाई तो मैं भी 2 सेशन लेकर के बता करके चला जाऊंगा, पर एक 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 चीज को डिटेल में बताना पड़ेगा। कौन सी क्वालिटी है, किससे जज होगी, कौन से क्वेश्चंस इसको जज करने के लिए आएंगे, वो सारी चीजें एक एक करके जाएंगे। तो थोड़ा सा धीरज रखो। जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हाँ जी सिंह साहब, अंकित सिंह। सर एक लास्ट गुड क्वेश्चन इवनिंग और था। सर। रुकिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रोहन जी का, फिर आपसे बात करेंगे। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन मतलब सर सूट से रिलेटेड था। मेरे दोस्त की अगले बहन की अगले महीने शायद शादी है, तो मैं सोच रहा था एक ही सूट सिला लेता सर। तो वही मैं पूछ रहा था, ग्रे कलर का सिला लेता सर तो कैसा रहता, क्योंकि वो दोनों जगह काम आ जाता। सॉरी सर। नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं है सर। ये भी अगर माना जाए तो स्किल ही है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहते हो। पैसे खर्च हो रहे हैं तो दोनों जगह काम आना चाहिए। राइट सर। तो ग्रे कलर का सर थोड़ा डार्क शेड में लीजिएगा, बहुत लाइट ग्रे में राइट अच्छा सर। नहीं लगेगा। ठीक है? और राइट उसके सर। साथ में शूज थैंक यू आपको अपने पहले से रखिएगा कि आपको कौन सा कलर लेना है। आपको ब्राउन लेने हैं, डार्क सर। ब्राउन लेने हैं, बेज लेने हैं, ब्लैक लेना है। साथ में आपको ब्लैक टाई सर। भी सर डार्क ग्रे के साथ में ब्लैक ले लेना। फिर टाई को चटक रंग की मत रखना, कोई रेड या ब्लू नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मरून मरून, सर। मरून ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि स्ट्राइप में हो। स्ट्राइप पैटर्न होना चाहिए दूसरे कलर का उसके ऊपर। एक कलर की रखोगे तो वो भड़कीली चमकेगी। और ये चीज क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भड़कीले कलर या चटकीले कलर लाइट को अट्रैक्ट करते हैं और हमारी आईज भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इंटरव्यूअर आपकी शक्लें ना देख करके आपके कपड़े देखेगा बैठ करके।
और दूसरी बात ये भी है कि लाइफ टाइम मौका मिल रहा है यूपीएससी के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाने का, जोकर मत लगना यार। राइट सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक डाउट था कि जैसा कि आपने बताया कि हमें थोड़े बहुत नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा और क्वेश्चंस जैसे फॉर्म होते हैं, जैसे हम आंसर करते हैं, वो सारी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। तो सर इन सब प्रोसेस में अभी जैसे हमारे पास कुछ कुछ अगर टाइम है, तो क्या सिविल सर्विसेज के जो मॉक्स अपलोडेड रहते हैं यूट्यूब पे, वो हमें देखना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करो सर। आपका इंटरव्यू सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, किसी और का इंटरव्यू देख करके या किसी और की ट्रांसक्रिप्ट देख करके आपका इंटरव्यू कभी नहीं हो सकता। इंटरव्यू ड्राइव होता है, ड्राइवर आप होते हो। अगर आप ड्राइवर रहोगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, इंटरव्यूअर ड्राइवर रहेगा तो इंटरव्यू बहुत गंदा जाएगा। अगर वो पूछा जाएगा जो आप चाहते हो तो इंटरव्यू में आप अच्छे स्कोर करोगे, अगर वो पूछा जाएगा जो मैं चाहता हूं तो फिर आपको तो मैं बोलने तक का मौका नहीं दूंगा। सुनिए ना कहावत, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके मामा जी का नाम क्या है तो आप बता दोगे, लेकिन मैं पूछूंगा मेरे मामा जी का नाम क्या है तो आप कैसे बताओगे? कितना भी पढ़ लो बता पाओगे कि मेरे मामा जी का नाम क्या है? नहीं बता पाओगे। तो ये तो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो आपको बोलने देना चाहेगा या नहीं, क्योंकि हमें तो शक्ल देख के पता है कि आपको क्या नहीं पता है। कोई भी इंटरव्यूअर हो जिसके हाथ में आपका डैफ है, उसे आपकी शक्ल देख के पता है कि आपको क्या नहीं पता है। लेकिन हम आपको वो मौका देंगे जो आपको पता है, और 2 बार देंगे 3 बार देंगे, स्टिल आप उस मौके को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम जो चाहेंगे वो पूछेंगे। चलिए, और किसी का कोई डाउट बचा है? ओके सर। सर एक बात थी सर, पूछनी थी आपसे मुझे। पूछ लो सर। सर आप इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सर काफी लोगों को मतलब एक मौका मिल जाएगा कि अपना मॉक देने के लिए आपको, सर तो बिल्कुल काफी बेनिफिट रहेगा काफी लोगों को। बिल्कुल करूंगा सर। पेपर 2 की वर्कशॉप चल रही है, उसकी 3 क्लास रह रही है, खत्म करा दूंगा उनकी 3 क्लासेस, तो फिर यही कराऊंगा। मतलब क्योंकि आप अगर इस तरह से देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद में होगा तो फिर सर मतलब पॉसिबली सर आधे लोग तो रह ही जाएंगे इस चक्कर में, तो आई थिंक मॉक से तो काफी कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस चीज का। सर लोग तो सीएससी वाले हैं मेरे पास, और उसके बाद ईपीएफओ भी है। हाँ सर वही, मतलब अगर आप उसको डाइवर्सिफाई कर पाए किसी तरह से तो बढ़िया रहेगा सभी लोगों के लिए। जिनमें से मैं सीएससी वालों को सारों को इस बार मना कर दिया, किसी को लिया ही नहीं मैंने। 467 लोगों के मेरे पास मैसेज थे टोटल, जिसमें से मैंने केवल और केवल शायद 10 लोगों के लिए हैं 467 में से, बाकी को मैंने मना कर दिया। क्योंकि उस समय मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब चल रही थी, पेन था मेरे शोल्डर्स में, तो लैपटॉप के सामने बैठने में थोड़ी दिक्कत थी। और इस बार अब थोड़ा आराम है तो आप लोगों के करा रहा हूँ, अगर दिक्कत आएगी तो शायद मुझे भी पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को तो करा ही देंगे। बाकी ये वर्कशॉप और सीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा मैनेज करके आप लोगों का सेशन शुरू करा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के सेशंस में देखो सारी चीजें तो वो कवर होनी है कि यूपीएससी क्यों पूछ रही है, क्या पूछ रही है, कैसे पूछ रही है, सब चीज तो वो कवर करनी है। इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह का होता है, आप लोगों को कैसे मैनेज करना है वो कवर करना है, फिर क्वेश्चनर कवर करना है, फिर आप लोगों का डेफ एनालिसिस आप लोगों को सिखाना है, क्योंकि एक एक का मैं करूंगा तो आप लोग 300 से ज्यादा लोग हो, वो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि डेफ एनालिसिस करते कैसे हैं, आप लोग अपना कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग मैं मॉक्स लेना शुरू कर दूंगा, धीरे 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 धीरे, और शेड्यूल आने पे प्रॉपरली शेड्यूल बना के लेना शुरू कर दूंगा। सर इन द मीन टाइम सर हम मतलब जितना नॉलेज बैंक है हमारा सर, वो रेगुलरली सर उसको अपडेट करते रहे, और मतलब रीडिंग पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा तो सर इंटरव्यू में आई थिंक ये सर में फायदा देगा, या फिर हमें बस एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस पर ही रहना है कि इससे बाहर नहीं जाना है, या फिर जितना पढ़ सके उतना ही फायदा रहेगा रीडिंग का? सर रीडिंग का फायदा रहेगा, फैक्ट्स रीडिंग का नहीं रहेगा। रीडिंग मतलब समझते हैं, मतलब ओपिनियन बनाने के लिए सर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सर फिर खाली ऐसा होता नहीं कि मल्टीपल चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत मल्टीपल एग्जाम सभी लोगों के होने वाले हैं, तो मतलब ओपिनियन बनाने के लिए भी हमें रीडिंग करनी पड़ती है, तो सर वो एक एग्जैक्ट चीज क्या
मतलब नहीं पढ़नी चाहिए और क्या पढ़नी चाहिए सर? आप वो आई थिंक आप आगे भी डिस्कस करोगे उसको। सर यही तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी जब आपने कहा कि रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि रीडिंग करनी चाहिए, फैक्ट रीडिंग नहीं। मतलब ओपिनियन बनाने के लिए रीडिंग करो न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, मैं द हिंदू ही पढ़ूंगा, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ूंगा। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी आपका रीजनल जो पढ़ना है वो पढ़ो, बस एक न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन वो बस राष्ट्रीय हो, उसमें जो खबरें हो वो राष्ट्रीय हो, नेशनल हो। वो आपका रीजनल ना हो कि उसके गले की चेन चोरी हो गई, कुंडल उखाड़ लिए, उसे गोली मार दी, चाकू मार दी, ये खबरें नहीं पढ़नी। तो राष्ट्रीय खबरें, नेशनल न्यूज़ पढ़नी है आप लोगों को। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी राठी साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जैसे अभी आपने बताया था कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज। सर जैसा अभी आपने बताया था कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ओपिनियंस नहीं लेने हैं हमें, हमें वो डेटा और फैक्ट्स लेने हैं और उसके बेसिस पे अपने ओपिनियन बनाने हैं। तो सर जो भी ओपिनियन होगा या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर या तो मैं अगर पास्ट में कोई एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे दूंगा या तो पूरी नॉलेज के बेसिस पे दूंगा। तो सर जो जिसके एडिटोरियल्स या जिसका भी मैं ओपिनियन पढ़ रहा हूँ वो उस फील्ड में या उसके पास ज्यादा डायमेंशन है उसको सोचने के लिए और वो नॉलेज बैक्ड ओपिनियन देगा। तो सर उसके ओपिनियन को ना लेके मतलब गलत हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कि उसका ओपिनियन भी हम ले सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं सर, पहले क्योंकि वो नॉलेज बेसिस पहले पे दे रहा अपना है, वो हमसे ज्यादा जानता है। पहले हम्म डेटा लीजिए। हम्म। माइक बंद करिए प्लीज, आवाज बाउंस बैक आ रही है। पहले डेटा लीजिए, अपना ओपिनियन बनाइए, फिर उसका ओपिनियन पढ़िए। मैच करता है तो ओपिनियन रखिए, मिसमैच करता है तो उसका ओपिनियन जाने दीजिए। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं शायद उतनी डायमेंशंस में नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड लेकिन करूंगा कि लेकिन थिंकिंग तो मैच कर रही होगी ना। अगर आपको जैसे सर। जो ओपिनियन आपने क्रिएट कर लिया, उसकी जो डायरेक्शन है, डाइवर्सिटी है, जो जिस तरफ वो जा रहा है, जैसे कि कह सकते हैं कि लेफ्ट विंग पे जा रहा है या राइट विंग पे जा रहा है, आपका भी तो एक पहले से जा ही रहा होगा ना। तो अगर वो दोनों की डायरेक्शन मैच करती है तो आप उसके डायमेंशन को भी रख लो। अब ऐसे बिल्कुल 100% सबके ओपिनियन को नहीं नकारा जा सकता। अब आप मेरे साथ में 10-12 क्लासेस करोगे, उसके बाद भी मेरे साथ रहोगे, तो कुछ ओपिनियन तो मेरे भी लेके ही जाओगे, बिल्कुल नकार तो नहीं सकते। लेकिन मैच करेंगे तो ना। अब अपना काम क्या है कि हमको रैशनल थिंकिंग रखनी है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी प्रोसेस के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। हमें एक्सट्रीम पे कभी नहीं जाना। अगर आपको कोई भी ओपिनियन पढ़ते हुए ये लगे कि ये एक्सट्रीम ओपिनियन है तो उसे तुरंत इग्नोर कर दो। मतलब अगर आपको वो मीम्स वाली भाषा में बताऊं गवर्नमेंट के तरीके से, ना ही चमचा बनना है ना ही अंधभक्त। रैशनल थिंकिंग रखनी है। डेटा बेस्ड आप लोगों की थिंकिंग होनी चाहिए, ओपिनियन होने चाहिए। अगर वो पूछ लें कि ऐसा आपने कैसे सोचा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये नंबर इस तरीके से मेरे इस ओपिनियन को बैक करते हैं। अब तो सर इसके लिए फिर एक ही मतलब अगर एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक है या न्यूज़ है तो उसके लिए हमें हर तरीके के ओपिनियंस को पढ़ना पड़ेगा या हर तरीके की जो सोच है उसके ऊपर जाके फिर हम एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेके अपना एक रैशनल ओपिनियन बनाएंगे। सर इसी प्रोसेस से तो बनते हैं थिंकर्स। थिंकर्स पढ़ते हो ना आप, पॉलिटिकल थिंकर्स या फिर कोई और थिंकर्स, ऐसे ही तो बनते हैं थिंकर्स। छोटी सी आप लोगों की ये छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं लेकिन इम्पैक्ट बड़ा डालती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, तो आप लोगों ने MiG-21 की सुना होगा कि क्रैश होता रहता है, बहुत सारे जवान मर जाते हैं, है ना, शहीद हो जाते हैं बहुत सारे जवान हमारे उसमें। तो एकदम से वो न्यूज़ पढ़ते ही अंदर से खून में उबाल आता है, सरकार इसे क्यों नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये फ्लाइंग कॉफिन है, फिर भी इसमें जवानों को उड़ाया जा रहा है, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, पायलट शहीद हो रहे हैं।
ये थिंकिंग है एक आम आदमी की, पढ़ते ही गुस्सा हो जाता है कि सरकार ऐसा कर रही है। बट अगर आप इसी को इस तरीके से सोचो कि सरकार क्यों नहीं कर रही, फिर उसका जवाब ढूंढने लगो सरकार क्यों नहीं कर रही, तो आपको जवाब मिलेंगे कि हमारे पास MiG-21 का इतना बड़ा नंबर है कि वो एकदम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फिर अगर हम उसे रिप्लेस करने भी जाएं तो किससे करें भाई? अगर सरकार रिप्लेस करना चाहे भी इतने बड़े नंबर को तो किससे करे? तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो चाहे एयरबस हो या बोइंग हो या डसोल्ट हो या फिर हमारी हेल हो, HAL, कोई भी हो, तो उसकी दुनिया की जो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी साल भर में 12 जहाज बनाने की है। जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी कैपेसिटी केवल 12 जहाज बनाने की है। तो अगर हमारे पास MiG-21, मुझे नहीं पता नंबर में कितने हैं, अगर 400 हैं, तो अगर 12 जहाज एक साल के भी लें तब भी 40 साल लगेंगे। तो ये जो डेटा है, ये जो ये इससे आपकी थिंकिंग बैक होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहे सर, ऐसा नहीं हो रहा। तो वो ओपिनियन आपका डेटा बेस्ड होना चाहिए, ना कि इसलिए कि आपने अखबार में पढ़ लिया कि सरकार चाहती है कि ये तो मोदी सरकार ऐसा कर रही है, ये तो कांग्रेस ने ऐसा कर दिया 70 साल से। वो नहीं होना चाहिए, डेटा बेस्ड आपकी अपनी ओपिनियन थिंकिंग, और विक्टिम मेंटालिटी से हट करके। क्योंकि हमें गुस्सा पता है कब आता है? हमें गुस्सा आता है जब हम विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं। आप एक खबर पढ़ो अखबार में सुबह उठ करके कि मोटरसाइकिल वाले के ऊपर चढ़ गया ट्रक। आप लोग कभी भी खुद को ट्रक ड्राइवर के जगह पे रखोगे ही नहीं। आप तो और आपके घर वाले तो सीधा सोचेंगे मोटरसाइकिल पे हमारा लड़का था भाई। विक्टिम मेंटालिटी, कभी भी दूसरी पोजीशन से सोचेंगे ही नहीं। कभी नहीं सोचेंगे कि ट्रक ड्राइवर की जगह रख के सोचें कि हो सकता है बाइक वाले की गलती हो सकता है ब्रेक फेल हुए हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, कोहरा हो, अंधेरा हो। कुछ नहीं सोचेंगे, बस सीधा सोचेंगे बाइक पे हम थे और ट्रक चढ़ गया। ट्रक वाले तो ऐसे चलाते हैं, सोते हुए चलाते हैं। दुनिया भर की बातें दिमाग में आएंगी, सोते हुए चलाते हैं, नशे में चलाते हैं, ये तो दारू पी के चलाते हैं, बहुत सारी बातें। विक्टिम मेंटालिटी रखेंगे कि हम तो बाइक पे ही थे, कभी दूसरे की जगह सोचेंगे ही नहीं खुद को। और अगर ये सोच नहीं रखते तो पेपर 2 में आर्ग्यूमेंट में भी नंबर कम ही आएंगे, क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच दोनों तरफ से सोचना ही होगा, इंटरव्यू हो या पेपर 2। तो डेटा बेस्ड रखो, विक्टिम मेंटालिटी को हटाओ, तब ओपिनियन क्रिएट होने शुरू होंगे। क्लियर? तो अब से आप लोगों को क्या करना है वो सुन लो। अब से जब तक सेशन नहीं होते, एक तो एक न्यूज़पेपर चुन लो, कोई भी जो आप चाहो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो या आपकी अपनी लोकल भाषा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। ठीक है, उसका राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए, नेशनल न्यूज़पेपर हो, वो आप डेली पढ़ो। और उसमें से डेटा और न्यूज़ को ऐसी छांट करके निकाल के रखो। आपको न्यूज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखना है। जो भी कोई न्यूज़ आएगी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखना है। एक, जो प्रिजिस्टिंग टॉपिक्स हो, यानी कि समसामयिक मुद्दे हो, हमेशा से चल रहे हैं और हमेशा ही चलेंगे। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, पोल्यूशन है, ये हमेशा से चल रहे हैं, हमेशा ही चलेंगे, प्रिजिस्टिंग टॉपिक्स है। आपको एक तो इस कैटेगरी में टॉपिक्स को रखना है कि वो हमेशा है, हमेशा ही रहेंगे। दूसरा, जो मिनिमम ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स से न्यूज में हो। 3 महीने का एक टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए कि 3 महीने से जो बना हुआ है लगातार न्यूज में, वो टीवी में भी है, सोशल मीडिया पे भी है, अखबारों में भी है, ऐसा मुद्दा, वो एक कैटेगरी में ऐसे मुद्दे आप लोगों को रखने हैं। और तीसरे में रखने हैं जो 7 दिन से हो न्यूज में। तो आपको कोई भी न्यूज पढ़ते ही तुरंत उसे इंपॉर्टेंट नहीं मान लेना है। आपने कोई आज नई न्यूज पढ़ी, ठीक है, पढ़ ली, समझ ली, काफी है, बंद करके रख दो। अगले दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ो, चौथे दिन पढ़ो, वो लगातार न्यूज में है। अगर वो 3-4 दिन से ज्यादा न्यूज में है, 7 दिन हो गए, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी। फिर आपको एक ऐसी कैटेगरी रखनी है, इसमें आपको अपनी
3 कैटेगरी में करंट अफेयर्स को स्टार्ट रखना है, आज से ही शुरू कर दो अब से, और आपके जो इंटरव्यू तक है वही करंट अफेयर आपके लिए इस्तेमाल भी होगी। ठीक है, पुराने वाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी काफी समय है। क्लियर? तो एक तो ये काम करना है आपको। दूसरा जो आपको करना है, अपने डेफ को डिफाइन करके रखो पूरा पूरा, एक एक वर्ड को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आप लोगों का इंटरव्यू, सॉरी, आपका एडमिट कार्ड, आपका डेफ स्टार्ट होता है, ऊपर लिखा होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और लास्ट तक जो उस पे वर्ड नंबर तक लिखा हुआ है उसकी एक एक जानकारी आपके पास रिटर्न नोट्स में होनी चाहिए। आपका नाम है, क्या नाम है, क्यों है, किसने रखा, मतलब क्या होता है, कोई फिलोसफी तो नहीं है इस नाम की, या फिर आपकी मैथोलॉजी तो नहीं है, कुछ भी है, ए टू जेड उस डेफ को रट डालो, समझ लो उसका एक एक वर्ड। और सिर्फ समझना नहीं है, मन मन में नहीं समझना, एक रजिस्टर बना लो, एक एक वर्ड डिफाइन होना चाहिए आपके डेफ का आपके पास, यूनियन पब्लिक से लेकर के और लास्ट के वर्ड तक। अगर मैं कुछ भी पूछूं ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आपको उसका इतिहास, उसकी ज्योग्राफी, उसका सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 काम कर लो अब से और सेशन होने तक। सेशन होने में बहुत लंबा समय नहीं है, 5-6 दिन है बस। क्लियर? विनायक त्रिपाठी। सर मेरा डाउट था, जैसे आपने बोला कि जितनी भी चीजें उसको डिफाइन कर लो, तो सर जैसे मैंने, मेरी जो ग्रेजुएशन है सर वो डिस्टेंस लर्निंग से है, तो उसमें भी मैंने बीए प्रोग्राम किया हुआ है, तो सर मैं इसको कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ? सर डिफेंस मतलब मैंने सॉरी, ज्यादा फोकस किया नहीं था सर। नहीं फोकस भले ही नहीं किया, लेकिन आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है तो आपको ये प्रिपेयर करना होगा डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, रेगुलर एजुकेशन से कैसे अलग होती है। आजकल डिस्टेंस ऑनलाइन में चल रही है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन में यस सर। ट्रेडिशनल एजुकेशन का मुकाबला कर सकती है, दोनों में क्या डिफरेंस हो, इस तरीके से ओपिनियन हर एक पे क्रिएट करके रखो। तो मतलब सर इसमें पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पे मतलब फोकस तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐसे? सब्जेक्टिव क्योंकि मेरे नॉलेज तो सर आपके हर पास होनी सेमेस्टर में। चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर ऊपर से चल जाएगी। सर क्योंकि सर मेरे हर साल सर सब्जेक्ट चेंज हुए हैं तीनों साल में। तो आप बोल देना, आपसे पूछा जाए कि किस सब्जेक्ट में आपने बीए की, कि सर मेरे ट्रेडिशनल बीए है जिसमें सारे 8 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। सर ठीक है, थैंक यू। चलिए, लास्ट हाथ बचा हुआ है उठा हुआ अभिषेक कुमार जी का। सर आप भी पूछे फिर चलते हैं। सर आपने पहले कहा है कि अपने डैफ के नोट्स बनाओ, सर मतलब नोट्स, सर हमें अभी क्वेश्चंस क्रिएट करना है, क्योंकि अभी जैसे आपने मेरे से पहले वाले जिसको बताया सर, उनको आपने ये बताया कि आपके ना इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सर मान लो मैं लिमिटेड अमाउंट ही सोच सकता हूँ, उससे ज्यादा सोच ही नहीं जाती, तब तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। नहीं छूटेंगे ना सर, वो सेशंस में मैं आप लोगों को जब डेफ एनालिसिस सिखाऊंगा तो आपके एक एक क्वेश्चन को टैकल करूंगा, मैं बताऊंगा किससे कैसे बन पाएंगे। अभी ये काम आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर सको, और एटलीस्ट जो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, जैसे नाम है, स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम किसी पर्सनैलिटी पे है तो वो कौन है, कहाँ से है, क्या किया था, क्या योगदान रहा था, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो तो आप कर ही सकते हो ना मोटा मोटा। यस सर। बाद में समय बचेगा आपका इससे। चलिए तो फिर ठीक है। अच्छा, हर्ष जी का हाथ उठ गया। हाँ जी हर्ष जी, आप भी बताइए। हेलो सर। जी सर। सर इंटरव्यू में सर मीडियम का सर कितना फर्क पड़ता है सर, मतलब क्या हमेशा जैसे कि जो है हिंदी मीडियम में अगर दे रहा है तो क्या वो थोड़े से पीछे रहेगा जो इंग्लिश मीडियम से अपियर हो रहा नहीं है नहीं ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब पिछले साल के कुछ प्रोमिनेंट टॉपर्स हैं, उन उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हिंदी में करते हो तो ये शो होगा कि आप थोड़े से बैकवर्ड कैटेगरी से आते हो, ऐसा कुछ सर। तो थोड़ा सा एक माइंड में बन गया इमेज कि अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो आप हमेशा ऐसा कुछ नहीं है सर, पीछे। मैं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नॉलेज डिलीवरी, वो आप लैंग्वेज में किस में कर रहे हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है, इंसान तो भारत के ही है ना, हिंदी कैसे नहीं जानते होंगे। और ऐसे तो कितने लोग हैं, मैं आपको बता सकता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो क्लेम हो जाता है, और मैं क्लेम नहीं करता कभी। रिजल्ट एक से एक रैंक पे हैं, आप अच्छे से अच्छे स्कोर देख सकते हो जो हिंदी में देके आए थे। और बिल्कुल इंग्लिश में से आप में से कौन बोल सकता है? 100% इंग्लिश में कोई कम्युनिकेट कर सकता है यहाँ पे?
मैं भी नहीं कर सकता 100%। मुझे शुद्ध हिंदी आती है, शुद्ध अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती। अंग्रेजी आती है, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो 100% शुद्ध होगी। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर जाऊंगा। और अगर आप लोगों में से जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे बैठे हो वो हिंदी वाले हैं या अपने रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, घर में तो कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा आप लोगों में से, घर में नहीं बोल रहे हो तो यानी कि आप जो भाषा में सोचते हो उससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना पड़ेगा। उस प्रोसेस में समय लगेगा, क्योंकि पहले तो ये सोचना है बोलना क्या है, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उस बीच का गैप कैसे ढकता है आप लोगों को पता है? आ, 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 ये जो गैप होता है ये उस ट्रांसलेशन में ढकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंसान हिंदी में बोल रहा है लेकिन फ्लो में बोल रहा है, या फिर एक यस यस सर ऐसे बोल रहा है, उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे? भले ही हिंदी में बोल रहा है लेकिन फ्लो अच्छा है, उसकी पिच अच्छी है, उसकी एक फ्लो में वो बोल पा रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा ये सर आई नो, इस तरीके वाला आएगा सर। सर बाइलिंगुअल ही हो जाता है सबका, जैसे मैंने बताया कि 100% इंग्लिश में तो वो भी नहीं बोलेंगे जो आपके सामने बैठे होंगे, वो भी बाइलिंगुअल पे आ ही जाते हैं थोड़ी देर में। सर ऐसा भी है क्या कि अगर जो मेंबर है वो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना होगा? यस सर, ये बेसिक रूल है, ये मैं ही सिखाता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया तो इंग्लिश में आंसर कर दो, हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में आंसर कर दो। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है तो और आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो शुरुआत इंग्लिश में कर दो, लेकिन दूसरी तीसरी लाइन पे जाते हिंदी में शिफ्ट मार दो, हिंदी में आ जाओ और अपना आंसर कंटिन्यू कर दो। अगर आप अपना आंसर हिंदी में खत्म करते हैं तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आएगा, और वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो हिंदी में पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, वो उनकी भी रैशनल थिंकिंग से बाहर निकल जाएगा। वो भी फिर कम्युनिकेशन मोड में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या लैंग्वेज है क्या चीज है, कम्युनिकेशन मोड में आ जाते हैं कि चलो इस चीज को पकड़ लेते हैं। जैसे आप बात करते करते बोल जाते हैं कि सोवियत यूनियन के टाइम पे ये हुआ था, तो वो ये भूल जाते हैं कि आप हिंदी में बोल रहे हो या अंग्रेजी में, उन्होंने वर्ड पकड़ लिया सोवियत यूनियन, अब इस पे पूछेंगे। तो वो लैंग्वेज थोड़ी देर में इधर उधर हो जाती है, वो शुरू के 1-2 मिनट तक है जो कुछ है बस, उसके बाद तो कम्युनिकेशन मोड में चलना है। थैंक यू सर, थैंक्स। जी तिवारी जी, हाथ नीचे कर लिया, ठीक है सर। तो सभी के हाथ अब नीचे हैं, मैं मान सकता हूं कि आज का सेशन अभी तक के लिए सफल हुआ। तो आप सभी के फीडबैक की आशा रहेगी। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, राम राम।